Hello, you all beautiful CA Foundation students. I hope each and every one of you is doing absolutely good. Guys, इस वीडियो में आपको कंपनीज एक्ट 2013 के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिलेंगे लूसिड लैंग्वेज में समझाए हुए और आंसर लिखवाते हुए, यानी कि लिखना कैसे वो भी इस पे बताया गया है। सो जैसा आपको पता है हमारा राइटिंग प्रैक्टिस कैप्सूल चल रहा था जिसमें हमने खतरनाक राइटिंग प्रैक्टिस की है। कम से कम 60 प्रैक्टिकल केस स्टडी सॉल्व की है पांचों चैप्टर का मिला के। तो मेरे इस वीडियो के बाद आपको स्टूडेंट्स का, कैप्सूल बैच के जो स्टूडेंट्स थे उनका रिव्यू मिलेगा। रिव्यू जरूर देखिएगा क्योंकि हो सकता है वो रिव्यू से आपको कुछ ऐसी सीखने को मिल जाए जो गलती वो कर रहे थे आप वो गलती ना करें। तो ये वीडियो खत्म होने के बाद आपको मिलेगा रिव्यू और रिव्यू के बाद मिलेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 अलॉन्ग विद राइटिंग प्रैक्टिस। और अगर आपको इस राइटिंग प्रैक्टिस में एनरोल करना है तो 6262621438 में व्हाट्सअप करके आप एनरोल कर सकते हैं, जो कि स्क्रीन पे भी दिया हुआ है। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय एंड डू like the video and share with all your friends and do subscribe the channel. Thank you so much. रिपीटर हूँ तो सर जैसे मैंने कॉपी बुलाई है तो सर मेरे जो आंसर लिखे हैं आपको मैंने बताया था आंसर, और जो आपने लिखा है उसमें जमीन आसमान का अंतर है। मैं क्या करता था, नोट्स लिख के आ जाता था। हम सब क्या करते हैं, नोट से पढ़ते हैं और हमको लगता है कि उसने पूछा है प्रोविजन तो वो 4-5 लाइन का प्रोविजन लिख दो। और सर है ना, जैसे यूट्यूब पर भी डाला है कि कंक्लूजन 4 लाइन का 5 लाइन का लिख दो तो भी चल जाता है, पर यहाँ पे कहानी कुछ और ही है। तो पहली बात तो टेक्निकल वर्ड्स को आइडेंटिफाई करना। हमको जो लगता है कि ये टेक्निकल वर्ड है पर कभी कभी वो नहीं होता है, कुछ और टेक्निकल वर्ड जो एक्स्ट्रा बुक में नहीं दिए हुए हैं। अगर कुछ भी बोलो, देखो नाम के लिए राइटिंग प्रैक्टिस थी, लेकिन क्या आप कह रहे थे सिर्फ राइटिंग प्रैक्टिस कराएंगे? नहीं, ये राइटिंग प्रैक्टिस नहीं थी सर, इसमें कॉन्सेप्ट भी था सारे, तब प्रैक्टिस थी। क्योंकि मेन था सर कॉन्सेप्ट तो हर कोई समझ लेता है, लेकिन केस स्टडी जो आती है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो आते हैं उसमें वो वर्ड को क्लिक करना वो इंपॉर्टेंट मैटर करता है। मैं कितने ही बतेरे क्वेश्चन कर लूं या आप कितने भी करा दो, अगर मुझे उस क्वेश्चन का पता ना चले, उसके अंदर जो कीवर्ड्स ना पता चले, मैं कैसे आइडेंटिफाई करूंगा, कैसे प्रोविजन लिखूंगा। हाँ, और सर बहुत अच्छा लगा। मैं तो दूसरों को ये कहूंगा कि देखो, अगर तुम लॉ को एक लव करना चाहते हो ना तो अर्जुन सर से सीखो लव करना। तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट में क्लियर आए हैं, जो हमें सेक्शंस भी याद नहीं होते थे ना, याद होने लगे हैं। आंसर्स को कैसे लिखना है, बहुत प्रॉब्लम होती थी कि कैसे आंसर्स लिखे, तो अब बिल्कुल क्लियर हो गया कि हाँ ऐसे की पॉइंट्स को हमको लेकर लिखने हैं। ये सब वो तो कीवर्ड तो सर आपके और आपके एग्जांपल्स होते ही इतने अच्छे कि एक ही बार में समझ में आ जाते हैं। अगर कोई रिपीटर है तो उनको राइटिंग प्रैक्टिस और कीवर्ड्स मेन कैसे हाईलाइट करने हैं उसके लिए बहुत हेल्पफुल हुआ है सर आपका सेशन। और प्लस आदत भी बन गई सर आपके साथ, डेली 2 घंटे पढ़ाई करके सर सही में आदत भी बन गई है। मैं इतनी ज्यादा तो हैंड राइटिंग प्रैक्टिस हो गई है मेरे को तो फायदा ये हुआ कि भाई सारे सेक्शंस जो मेरे को याद नहीं थे वो बहुत ज्यादा अच्छे से याद हो गए। मेरे को मतलब बहुत ज्यादा कच्चे पक्के याद थे, मतलब ऐसे लग नहीं रहा था कि मैं सेक्शन, मतलब एग्जाम टाइम पे ये हो रहा था कि कौन सा सेक्शन कहाँ पे लिखना है। लाइक मतलब कॉन्सेप्ट तो सभी टीचर्स क्लियर करा देते हैं, बट सर वो जो मेन वर्ड जो होते हैं ना, जो वर्ड कभी आज तक सुने नहीं, वो वर्ड सर मेरे को, इससे मैं रिपीटर हूँ इसलिए में तो सर कुछ पता भी नहीं था। और कॉन्सेप्ट तो मतलब रास्ता चलना तो सबको ही बता देता है, बट कैसे चलना है सर ये आज मेरे को पता चल गया कि लॉ में अब किस तरीके से मेरे को लिखना है। पहले तो सर फैक्ट्स सभी में लिखते थे तो फैक्ट्स में टाइम वेस्ट होता था, ये नहीं पता था कि कौन से क्वेश्चन में फैक्ट्स लिखना, कौन से में नहीं लिखना। टाइम ये भी सर एक होता है, टाइम बचाना ये होता है कि जिसमें जरूरत ना हो तो ना लिखो। मैं सर पहले करता सारे में फैक्ट्स वगैरह सारा डाल देता था, मतलब इतना लंबा 2 मार्क्स वाला भी क्वेश्चन बहुत लंबा चला गया और उसमें प्रोविजन बहुत छोटे से हो, तो ये एक टाइम का भी इसमें पता चलने लगा मुझे। टाइम बचाना बहुत बड़ी बात है एग्जाम में। सर पहले तो यही बोलूंगा कि कॉन्सेप्ट तो सबको ही बताएंगे, बस कॉन्सेप्ट के साथ कैसे आंसर प्रेजेंट करना है तो अर्जुन छाबरा सर बताएंगे। सर आप पे बहुत बड़ा आरोप है सर, एक सर आपको ये टेस्ट दिसंबर 21 में लेनी थी सर। हाँ सही बोला सर इसने। सर ये 20 दिन अगर पहले हो जाते तो आज यहाँ पे बैठे नहीं होते, इंटर में आपसे ही पढ़ते अभी। और सर थैंक यू इसलिए क्योंकि जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी थी, लेकिन जो कंफ्यूजन रहता है कि एक जो आप जो तोड़ के बताते हो जो एक लाइन को, वो मतलब कंसेप्ट 100 on 100 हो गया पहले से। सेक्शन वगैरह याद हो जाते हैं, राइटिंग प्रैक्टिस अब मतलब खुद से भी करने लग गए, तो मतलब 100 on 100 है सर इस बार। कंसेप्चुअल क्लैरिटी तो सबसे पहले, राइटिंग प्रैक्टिस, स्पीड, और जो मतलब वो रहता है ना कि सारे जाले साफ हो जाते हैं सर, वो बहुत शानदार है। बहुत अच्छा लगा और सारे कीवर्ड पता चले, कंसेप्ट क्लियर हो गए। आपके एग्जाम्पल इतने अच्छे होते हैं ना, क्योंकि किसी भी सिंपल लैंग्वेज इतने होते हैं तो किसी को भी समझ आ जाता है। बहुत अच्छे तरह से, ज्यादा टाइम लेते हैं पर सबके दिमाग में ठीक से आ जाता है। वैसे बेस्ट है ऐसा कहे, आप लोग के किंग हो मेरे हिसाब से।
और आप हो, मैं तो कहूँगी पढ़ना हो तो लॉकिंग से पढ़ना चाहिए। मूवमेंट सर आपने वो वीडियो पब्लिश किया कि कैप्सूल बैच लेने वाली है, उसी वक्त मैंने डिसाइड कर दिया था कि आपसे ही सीखना। It was the most authentic way to learn law. सर वर्ड्स नहीं है मेरे पास, लेकिन परवेज उससे क्या होता था, मैं कितने भी मार्क का लिखूं मेरा 1.5 से 2 पेज का आंसर मतलब कंप्लीट ही नहीं होता था, 7 मार्क का भी हो तो उसकी वजह से मेरे को मार्क नहीं आते थे। पर अभी पूरा गेम ही पलट दिया है सर आप, मतलब वो पूरा थिंक 360 डिग्री शिफ्ट हो गया है कि कैसा करना, वो सेंटेंस भी ड्राफ्ट किए तो कैसे करना। हाँ तो सर आपके तो लग रहा है कि सर एग्जाम्शन तो पक्की है ही आपकी वजह से। नहीं सर एग्जाम्शन तो आएगी सर इस बार। और सर पहली बात तो बता दूं सर, जो सीए फाउंडेशन में जो फैकल्टी है ना सारी, वो पता नहीं बहुत हाई प्राइस चार्ज कर रही है सर, कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है सर। एक तो हम जैसे ले नहीं पाते सर क्लासेस, और आपकी कॉस्ट इफेक्टिव ही है सर। सर आप बहुत मेहनत करते हो सर हमारे पीछे। हाँ सर मैं तो जो जूनियर्स होंगे जब तो सबको रिकमेंड करूंगा कि भाई अगर तुम्हें लेना है तो लो सर, अर्जुन सर से ही लो, यही सबसे बेस्ट है। जी मतलब जो डर रहे हैं ना बच्चे की, लो सर आपसे पढ़ना चाहिए उनको। जो डॉक्टर होता है ना कि दवाई देने वाला, सर वो है आप लोग। कैप्सूल बेस्ट सही सर लॉन्च करा, दवाई दे रहे हैं बच्चों को, लोगों के डर की। सर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए और राइटिंग प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी हो गई, कीवर्ड्स और सब। कीवर्ड्स और राइटिंग प्रैक्टिस पहले मैं अपनी लैंग्वेज में ही लिख लेती थी, सिंपल लैंग्वेज में, और टेक्निकल लैंग्वेज नहीं यूज करती थी। तब मेरे को कंफ्यूजन होती थी कि 2 कॉन्सेप्ट लगते हैं तो उसमें ये होता था कि इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा। ये क्लियरिटी मेरे को अब ये लेने के बाद मेरे को पता चलता है कि कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा कौन सा नहीं लगेगा। मैं तो यही बोलूंगा अगर लॉ पढ़नी है तो अर्जुन सापरा सर से पढ़नी है, नहीं तो पढ़ना मत किसी से ही। हमको तो अब लॉ में टेंशन ही नहीं है सर, आराम से राइटिंग हो गया है सर। अब क्लास खत्म होने के बाद यूनिट बाय यूनिट सारे क्वेश्चन और जो टेक्निकल वर्ड जो आप बताए हैं वो सब का यूज करते करते प्रैक्टिस करूंगा, नंबर तो आना ही है सर। मजा तो होता है सर कैप्सूल बैच में, छोटी सी सर दिल में गम है, परसों तो हम मिलेंगे ही नहीं, लाइव खत्म। अरे सर अभी हमें भी वो सन्नाटा लगेगा सर इस टाइम पे। सर आपका सबसे बड़ा पॉइंट है सर पर्सनल टच, आपके साथ पढ़ते हुए अपनेपन का एहसास लगता है सर, बड़ी चीज है सर। बाकी और से ज्यादा वो जो अपनेपन का एहसास लगता है सर, आप अपने में से लगते हो कि ऐसे ही अपने जैसा यार दोस्त है वैसे ही लगते हो, इसलिए वो पढ़ने में और ज्यादा मजा आता है सर। पर्सनल टच है सर आपके साथ। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर आज आप दिख ही नहीं। दिख रहा हूं ना भाई, मैं कैसे नहीं दिख रहा हूं, दिख रहा हूं भाई। चलिए लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, क्लास स्टार्ट कर दिया जाए। सबके कैमरे ऑन हो जाने चाहिए फटाफट। बहुत दूर तक आ चुके हैं हम लोग, बस कुछ चीजें और करनी, उसके बाद आपकी नैया पार। सारे के कैमरे ऑन होने चाहिए भाई फटाफट। कुछ चंद दिन बचे हैं, आप लोग को देख लूंगा, अच्छा लगेगा। रोज की आदत पड़ गई 2-2 घंटे तुम्हारे सुंदर सुंदर चेहरे देखने की, सारों के चेहरे ऑन होने चाहिए एकदम। यस चलिए, सो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, आवाज नहीं आ रही है सर? आवाज आ रही है ना सबको? आ रही है ना? गणेश जी आप थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ाइए, आवाज तो बराबर आ रही है। मेरे तरफ में भी बार बराबर दिख रहा है, वॉल्यूम बार जो है वो बिल्कुल बराबर दिख रहा है मेरे साइड भी। आवाज बढ़ाइए थोड़ी सी आप। चलिए आपके लिए मैं माइक को थोड़ा सा और करीब रख लेता हूं, जैसे आप मेरे दिल के करीब है एकदम, वैसे मैं माइक को भी करीब रख लिया हूं। ठीक है, सुनिएगा मेरी बात को ध्यान से। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, द कंपनीज एक्ट 2013 टोटल 13 मार्क्स का आता है। मैं उम्मीद करता हूं आपने वीडियो देख लिया होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विथ आंसर वाली, है ना। उस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है कि क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है, और वही इंपॉर्टेंट चीज मैं अभी भी करवाऊंगा। तो किसी ने नहीं भी देखा होगा तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे वो चीजें कवर हो जाएगी। 13 मार्क्स का आता है इस पे से। इस 13 मार्क्स में 3 मार्क्स का प्रैक्टिकल और जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होंगे वो आता है 6 मार्क्स का और एक आता है 4 मार्क्स का। अब ऐसा है कि इस पे डिस्क्रिप्टिव यानी कि प्रैक्टिकल नहीं बोल रहा हूं मैं,
लेकिन कोई बड़ी बात नहीं अगर इंस्टीट्यूट इसको थोड़ा सा घुमा के 2+2 करके प्रैक्टिकल क्वेश्चन बना दे, कोई बड़ी बात नहीं है। इंस्टीट्यूट अपने पैटर्न से थोड़े से माइनर डिफरेंसेस कर रहा है आजकल, कोई बड़ी बात नहीं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के 2 बना दे, तो ऐसे करके 4-7 मार्क्स के प्रैक्टिकल और 6 मार्क्स का डायरेक्ट। ठीक है जी। अब ऐसा है कि इंस्टीट्यूट कल जैसे मैंने अपने वीडियो में बताया था, मैं वापस से आपको बताना चाहता हूं, इंस्टीट्यूट इस पे टोटल आपकी बारीकी समझने की कोशिश करता है कि आप कितना बेहतर इस एक्ट के बेसिक कंसेप्ट को समझ पाते हो। इंस्टीट्यूट का पूरा फोकस आपके कंपनीज की क्लैरिटी पे, घूम फिर के प्रैक्टिकल क्वेश्चन बार बार कंपनीज के ऊपर है। फॉरेन कंपनीज की आपको कितनी क्लैरिटी है, होल्डिंग सब्सिडरी की आपको कितनी क्लैरिटी है, एसोसिएट की आपको कितनी क्लैरिटी है, फॉरेन कंपनी की कितनी क्लैरिटी है, 1% की कितनी क्लैरिटी है, सेक्शन 8 कंपनी की कितनी क्लैरिटी। और व्हेन आई एम यूजिंग द वर्ड क्लैरिटी, क्लैरिटी का मतलब यह है कि वो आपके सामने सिनारियो रख रहे हैं और पूछ रहे हैं बताओ क्या होगा करके, ये गवर्नमेंट कंपनी कहलाएगी कि नहीं, यानी कि वो आपकी पकड़ जानना चाह रहे हैं कि आपने सही तरीके से समझी क्या चीजों को, एक एक वर्ड को निचोड़ा है क्या, छीला है क्या एक एक वर्ड को, वो जानना चाह रहे वो। इंटर लेवल पे वो और बहुत अच्छी तरीके से इस चीज को जानने की कोशिश करते हैं, फाउंडेशन में भी जानने की कोशिश कर रहे हैं। और फाउंडेशन में जानने का प्रयास इसीलिए किया जा रहा है ताकि इंटर में जब आपको 148 सेक्शन पढ़ने पड़ेंगे फ्रॉम 1 to 148, तो ये बेस फाउंडेशन में इतना अच्छा रहे कि इंटर में कोई दिक्कत ना आए। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे केस स्टडी से, धीरे धीरे मूव ऑन करेंगे, ध्यान से सुनते जाइएगा। मैं कोई प्रोविजन अभी नहीं बताऊंगा, जो रहेगा हल्का फुल्का आपने पढ़ा हुआ है और उसके बेसिस पे अपन आगे बढ़ते जाएंगे। फर्ज कीजिए, मान लीजिए कि एक अपने पास कंपनी है, एक कंपनी है राम प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, राम प्राइवेट लिमिटेड। तो राम प्राइवेट लिमिटेड जो है, इसके पास टोटल 10 करोड़ रुपए की पेड अप कैपिटल है। अब किसी को अगर पेड अप कैपिटल नहीं पता तो मैं सरल शब्दों में उसको अगर बताऊं, पेड अप कैपिटल का मतलब इस कंपनी में कितनी लागत लगी हुई है, यानी कि सब शेयर होल्डर मिला जुला के कितना पैसा कंपनी को दे चुके हुए, उस लागत को अपन बोलते हैं पेड अप कैपिटल। इतना पैसा शेयर होल्डर ने कंपनी को दे रखा है टोटल पे। तो इस कंपनी की जो पेड अप कैपिटल है वो है 10 करोड़ रुपए की। ये 10 करोड़ का बाइफर्केशन कैसे आया है सर? ये 10 करोड़ का बाइफर्केशन कुछ इस प्रकार है, 7 लाख इक्विटी शेयर, ये 7 लाख इक्विटी शेयर है। ठीक है, 100 रुपए का एक है, तो उस प्रकार से ये आ जाते हैं 7 करोड़। ठीक है जी। और इसके बाद यहां पे कंपनी के पास ये वाला तो इक्विटी है, और यहां पे कंपनी के पास है प्रेफरेंस शेयर। सर प्रेफरेंस शेयर कितने? डेफिनेटली जहां पे 7 लाख इक्विटी शेयर है तो प्रेफरेंस होंगे 3 लाख, और ये भी होंगे 100 रुपए के एक, तो ऐसे करके मामला बनेगा 3 करोड़ का। ठीक है जी, ये हो गई कंपनी की पेड अप कैपिटल। अभी बात ये आती है कि इस पेड अप कैपिटल पे लखन प्राइवेट लिमिटेड कितना रखते हैं। तो लखन प्राइवेट लिमिटेड करके एक कंपनी और आती है, इसको मैं यहां लिख लेता हूं, लखन प्राइवेट लिमिटेड। अब लखन प्राइवेट लिमिटेड क्या कर रहे हैं, इस कंपनी की जो 7 लाख इक्विटी शेयर कैपिटल है, यानी कि जो टोटल 7 करोड़ रुपए की है, उस पे लखन होल्ड करते 3 लाख, यानी कि सीधी सीधी बात बोलूं, इस तरफ लखन होल्ड करते कितने, 1 2 3 4 5, 3 लाख 100 रुपए के, यानी कि लखन के पास टोटल है 3 करोड़। ये लखन का हिसाब किताब है।
और सेम वे पे लखन कुछ प्रेफरेंस शेयर भी होल्ड करके रखते हैं और प्रेफरेंस शेयर भी बराबर के, कितने बराबर सर, जितने की इक्विटी है ना सर उतने के प्रेफरेंस भी है सर, एज इट इज। तो मैं इधर इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूं। सेम, ठीक है। अब बात यह आ रही है भाई, ये तो हो गया राम का पेड अप कैपिटल, लखन इस पे कितना होल्ड करता है अपने को ये बता दिया। प्रश्न आपसे ये पूछा जा रहा है कि क्या लखन प्राइवेट लिमिटेड होल्डिंग है और क्या ये सब्सिडरी है, यानी कि क्या राम सब्सिडरी है और क्या लखन होल्डिंग है, यानी कि इनके बीच में होल्डिंग सब्सिडरी का रिश्ता है क्या, मुझे ये बताइए। बताइए क्या इनके बीच में होल्डिंग सब्सिडरी का रिश्ता है, बताइए। कोई मना कर रहा है, कोई हां बोल रहा है, अनुराग जी मना कर रहे हैं, निखिल जी हां कह रहे हैं, ईशु जी भी हां कह रहे हैं, ठीक है। लॉजिक मेरे को कोई बताएगा, लॉजिक बताएगा कोई मेरे को, कोई मना कर रहा है, कोई हां बोल रहा है। चलिए एक बार आप लोग की संतुष्टि के लिए अपन ना एक बार ये भी देख लेते हैं कि होल्डिंग सब्सिडरी का अगर रिश्ता अपने को स्टैब्लिश करना है तो अपने को जाना पड़ता है किधर, सब्सिडरी कंपनी की डेफिनेशन में। सब्सिडरी कंपनी की डेफिनेशन में अपने को जाना पड़ता है और सब्सिडरी कंपनी की डेफिनेशन अपने को दी है सेक्शन 2 क्लॉज 87 के अंदर, याद होना चाहिए बिल्कुल। यहां पे अपने को सब्सिडरी कंपनी की डेफिनेशन दी है। अब सब्सिडरी कंपनी होल्डिंग के रिलेशन के लिए कौन होती है, तो दो उसके क्राइटेरिया है। सब्सिडरी कंपनी वो होती है जिसका होल्डिंग कंपनी जिस पे क्या करती है, मैं थोड़ा सा सरल शब्दों में इसको लिखना चाहूंगा, सब्सिडरी कंपनी वो होती है जिसपे होल्डिंग कंपनी दो चीज करती है, या तो क्या करती है, पहला कंट्रोल्स द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को प्यार से बोर्ड लिख रहा हूं, बीओडी। और दूसरा एक तरीका होता है कि अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो, दो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो क्या एक्सरसाइज करना या तो कंट्रोल करना, या तो आप एक्सरसाइज कर रहे हो या तो आप कंट्रोल कर रहे हो मोर देन वन हाफ ऑफ द टोटल वोटिंग पावर, लेकिन ये भी कैसे, या तो खुद से either at its own, या तो खुद से, और टुगेदर विथ वन और मोर ऑफ इट्स सब्सिडरी। बराबर है भाई और बहनों, वन ऑफ मोर ऑफ इट सब्सिडरीज कंपनीज लग, तो सब्सिडरी मत लिखो, सब्सिडरीज कंपनीज। ठीक है भाई। अब बात आती है सर हमारे वाले क्वेश्चन में, सर बोर्ड का कंट्रोल तो कोई है नहीं सर, ये वाली तो कोई बात नहीं है हमारे वाले क्वेश्चन में, ऐसे कोई फैक्ट अपने को नहीं दिए। दूसरा बोल रहे हैं सर या तो आप एक्सरसाइज करो या तो कंट्रोल करो, क्या मोर देन वन हाफ ऑफ द टोटल वोटिंग पावर। अब बात आती है सर ये कहां से आता है सर, ये वोटिंग पावर आप कहां से आता है, तो वोटिंग पावर आपका आता है जब आप बेसिकली इक्विटी शेयर कैपिटल किस प्रपोर्शन में होल्ड करके रखे हो वहां से आता है। जितना प्रपोर्शन में आपने इक्विटी शेयर कैपिटल होल्ड के रखा है, आमतौर पर, मार्क माय वर्ड, जनरली, नॉट ऑलवेज, जनरली इक्विटी शेयर कैपिटल आपने कितना होल्ड करके रखा है उस प्रपोर्शन में आपका वोटिंग पावर भी आता है। अब सर आपने तो बोल दिया इक्विटी सर, तो सर उस हिसाब से अगर अपन देखें तो यहां पे
नहीं होगा सर, मोर देन 1/2 बोला है। यानी कि सर मैं बोलूं कि सर ये मिला के अगर उनका 100% का शेयर कैपिटल है और वोटिंग अगर आता है इक्विटी से, तो सर इक्विटी 7 लाख का है, उसका आधा करेंगे तो आएगा 3.5 लाख। सर ये 3.5 लाख भी मोर देन 1/2 होता है, यानी कि 3.5 लाख में भी आपको होल्डिंग सब्सिडी नहीं मिलता। 3.5 लाख से कुछ ज्यादा होना चाहिए, मोर देन 1/2। यहां तो सर 3 करोड़ की बात हो रही है सर। अब बात ये आती है, मैंने आपको बोला ये जनरली होता है, जनरली, नॉट ऑलवेज, ये है जनरली, बराबर है क्या? तो सर क्या आप ये कहना चाहते हैं सर कि इक्विटी में भी कभी ना कभी, सॉरी प्रेफरेंस में भी कभी ना कभी वोटिंग पावर मिल जाता है? हाँ बिल्कुल मिल जाता है। सर कब मिलता है? वैसे तो मैं आपको ये चीज इंटर में पढ़ाऊंगा ही, लेकिन अभी भी मैं तुमको थोड़ी सी झलक देने के लिए बता देता हूं। यदि प्रेफरेंस शेयर को आपने पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर से लगातार डिविडेंड नहीं दिया, क्योंकि प्रेफरेंस वालों को डिविडेंड फिक्स मिलता है, या तो रेट में फिक्स मिलता है या तो अमाउंट में फिक्स मिलता है। यदि लगातार पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर से आपने क्यूमुलेटिवली प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड नहीं दिया, लॉ कहता है बाय डिफॉल्ट इक्विटी के जैसे उनको भी वोटिंग पावर मिल जाएगा। सामान्यतः आमतौर पर उनके पास कोई भी वोटिंग पावर नहीं होता। 2 से 3 सिचुएशन ऐसी है जहां पे उनको वोटिंग पावर मिल जाता है, और ज्यादातर बोलूं तो 2 ही। एक तो जब आपने उसको लगातार डिविडेंड नहीं दिया 2 साल तक, और दूसरा जब आपकी कंपनी कोई ऐसा एक्ट कर रही है जिससे प्रेफरेंस शेयर होल्डर का राइट अफेक्ट होगा। राइट अफेक्ट होगा का मतलब क्या? मान लो कंपनी की हालत अच्छी नहीं चल रही है, कंपनी एक मीटिंग रख रही है और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कह रही है कि भाई आप लोग को ना हमने जो फिक्स अमाउंट का क्लेम किया था ना वो नहीं दे पाएंगे, उसके लिए आपकी मीटिंग कर रहे हैं, आप हमको अनुमति दीजिए कि हम थोड़ा सा रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका कम कर दें। क्या उनका राइट अफेक्ट हो रहा है? हाँ उनका राइट अफेक्ट हो रहा है। यहां पे भी उनको वोटिंग पावर मिलता है। ये 2 के अलावा मेरी जानकारी में और सामान्यतः भी उनको किसी पे वोटिंग पावर नहीं मिलता है। क्या आपको क्वेश्चन में इस प्रकार के कोई फैक्ट दिए गए हैं? क्या आपको क्वेश्चन में इस प्रकार के कोई फैक्ट दिए? मैंने क्या आपको बताया कि उनको डिविडेंड नहीं मिला, ऐसा वैसा कुछ भी बताया? यानी कि सर एक बात क्लियर है सर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर के बारे से क्योंकि अपने को कोई डिटेल दी नहीं है, तो हम लोग प्रेफरेंस शेयर होल्डर का वोटिंग राइट मान के चलेंगे कि नहीं है? बराबर है कि अगर क्वेश्चन में अपने को कुछ नहीं बोला है, अपन मान के चलेंगे सर कि उनके पास कोई भी वोटिंग पावर नहीं है। अब क्योंकि क्वेश्चन में कुछ दिया नहीं है, हम भी मान लिए क्योंकि क्वेश्चन में अलग से नहीं दिया तो नहीं है। हमारा फोकस टोटल किधर आ जाएगा? यहां पे। और हमारे को फोकस यहां पे करना ही नहीं है होल्डिंग सब्सिडरी के लिए, क्योंकि पास हमारे पास कोई फैक्ट नहीं है। लेडीज एंड जेंटलमैन, समझ में आ रही है आपको बातें? ठीक है। अब इस फैक्ट को मद्देनजर रखें, तो इस फैक्ट को मद्देनजर रखते हुए मोर देन 1/2 चाहिए। तो भाई ये तो हाफ भी नहीं है, तो मोर देन की तो बात ही नहीं आती। तो उस हिसाब से अपन कंक्लूजन निकालते कि भाई ना तो ये होल्डिंग है और ना तो ये सब्सिडरी है। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, भावनाएं समझ में आ गई आप लोगों को? ठीक है। अभी इसको लिखिएगा मत, आराम से सारी चीजें अपन लिख के लेंगे। मतलब अभी मैं लिखवाऊंगा नहीं, अभी आप समझो आराम से। तो यहां से तो अपने कंक्लूजन निकाल लिया। अब इस पूरे के पूरे आंसर में, मैं ट्रस्ट में मैं बता रहा हूं आपको, 3 से 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन आपको आएगा। पूरे के पूरे क्वेश्चन के आंसर में आपको 2 ही टेक्निकल पूरी लाइन याद रखनी है। एक सब्सिडरी कंपनी, दूसरी की होल्डिंग तब बनती जब होल्डिंग कंट्रोल कर रहा है कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। किसका? सब्सिडरी का। पहला, या तो वो एक्सरसाइज कर रहा है, एक्सरसाइज यानी कि उसके पास वोटिंग पावर है और वो उसका एक्सरसाइज यानी कि इस्तेमाल कर रहा है। कोई भी वोट हो रहा है तो उस पर पार्टिसिपेट कर रहा है, या तो कंट्रोल कर रहा है मोर देन 1/2 ऑफ द टोटल वोटिंग पावर। ठीक है एवरीबॉडी, मोर देन 50% कभी नहीं लिखना है आपको। स्टूडेंट जनरली इसको लिख देते हैं मोर देन 50%, नहीं। लॉ मेकर ने कहीं पे भी आपको 50% वर्ड यूज किया क्या? नहीं, उनने क्या बोला? मोर देन 1/2। या तो वो खुद से रखेगा या तो टुगेदर विथ 1 और मोर ऑफ इट सब्सिडरी कंपनी से रखेगा। चलो इतना ही इंपॉर्टेंट है और आपके 3 से 4 मार्क्स अंदर हो जाएंगे। बस इतना ही याद रहना चाहिए, क्लैरिटी के साथ। बार बार मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, क्लैरिटी के साथ। थोड़ा सा इसको मैं और आगे बढ़ाता हूं, मैं आपको सारी चीजें इकट्ठे लिखवाऊंगा। अभी मैं आपको कुछ भी नहीं लिखवा रहा हूं, मेरी बात को ध्यान से समझ के सुन के लीजिएगा।
मैं आपको अगले क्वेश्चन में मूव ऑन करवा रहा हूं, समझिएगा, ठीक है, एक ही सेकेंड बस। चलिए सुनिएगा। मान लीजिए दो कंपनी है, जो लास्ट टाइम इस कंपनी के बारे से भी हमने डिस्कस किया था। दो कंपनी है, एक है बीसी प्राइवेट लिमिटेड और उसकी एक सब्सिडरी है केएल प्राइवेट लिमिटेड। समझिएगा ध्यान से, मैं इसको कुछ इस प्रकार लिखता हूं, एक है बीसी प्राइवेट लिमिटेड और एक है हमारे पास केएल प्राइवेट लिमिटेड। मैं आपको जितना क्वेश्चन तोड़ के देता हूं ना यहाँ पे, इतना टूट के आपको एग्जाम में मिलेगा नहीं। बार बार आपको बताता हूं ताकि आपके में फैक्ट्स दिमाग में आए। आप एग्जाम में जब क्वेश्चन पढ़ेंगे तो एक एक लाइन बहुत फूक फूक के पढ़िएगा कि क्या बोल रहा है, क्योंकि यहां पे तो मैं आपको तोड़ तोड़ के समझा के दे देता हूं। अब ये जो कंपनी है बीसी प्राइवेट लिमिटेड और एक है केएल प्राइवेट लिमिटेड, मैं बताना चाहता हूं ये वाली जो कंपनी है होल्डिंग है, किसकी होल्डिंग है? इस वाली कंपनी की। तो ये वाली कंपनी हो गई सब्सिडरी, ठीक है। ये क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, बराबर है क्या? अब ये दोनों क्या कर रहे हैं, ये कंपनी जो है ये 70,000 शेयर्स रखी हुई है कौन सी कंपनी में? पीक्यू प्राइवेट लिमिटेड में। और इसकी जो सब्सिडरी है, इसकी सब्सिडरी भी इसी सेम कंपनी में पीक्यू प्राइवेट लिमिटेड पर रखी हुई है 70,000। एक को 90,000 कर दो, एक को 70,000 करो, ये वाले को 90 कर दो। ये 90,000 इक्विटी शेयर रखी हुई है और एक 70,000। ठीक है जी लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स। वैसे तो क्वेश्चन में सिर्फ शेयर वर्ड यूज हुआ है, अपन भी शेयर वर्ड ही यूज करके लेते हैं। ये दोनों ही ने पीक्यू प्राइवेट लिमिटेड पे होल्ड करके रखे हुए, दोनों ने, एक ने 90,000 एक ने 70,000। अब प्रश्न आता है कि सर पीक्यू प्राइवेट लिमिटेड जो है इसकी टोटल कितनी शेयर कैपिटल है? तो इनके पास टोटल शेयर कैपिटल है 30 लाख रुपए की। इनके पास टोटल शेयर कैपिटल है 30 लाख। सर ये 30 लाख का क्या बाइफर्केशन है? 30 लाख का बाइफर्केशन ऐसा है कि इनके पास 3 लाख इक्विटी शेयर्स है, जो कि एक आएगा 10 रुपए का। तो ऐसे करके इनके पास 30 लाख है। डेफिनेटली इनके पास भी अगर 90,000 है, 90,000 का अगर तुम 10 करोगे तो इनके पास आ जाएगा 9 लाख रुपए और इनके पास आ जाएगा 7 लाख रुपए। 9 और 7 लाख कितना हो जाता है आपके हिसाब से? 16 लाख। एवरीबॉडी, अब आपको क्वेश्चन ये पूछा है कि ये जो कंपनी है, ये वाली, ये जो कंपनी है, क्या ये सब्सिडरी हो जाएगी लेकिन किसकी? क्या ये सब्सिडरी हो जाएगी लेकिन किसकी? इस कंपनी की। क्या ये सब्सिडरी हो जाएगी बीसी प्राइवेट लिमिटेड की? प्रश्न है आपसे, क्या ये सब्सिडरी हो जाएगी बीसी प्राइवेट लिमिटेड की? आपसे प्रश्न है मेरा, बताइए। क्या ये सब्सिडरी हो जाएगी बीसी प्राइवेट लिमिटेड की? बताइए। सब कह रहे हैं हाँ सर हो जाएगी हो जाएगी हो जाएगी। ठीक है, अभी मुझे ये बताइएगा, अगर आपने यहां पे देखा तो यहां पे वर्ड लिखे थे कि भैया मोर देन 1/2 ऑफ द टोटल वोटिंग पावर आपका होना चाहिए, बराबर। तो यहां पे मोर देन हाफ किधर हो रहा है? इसके पास तो 30 लाख है और इसका 30 लाख का मोर देन 1/2 करोगे तो इसके पास तो 9 लाख रुपए। तो फिर ये कैसे सब्सिडरी बन जाएगी और होल्डिंग बीसी प्राइवेट लिमिटेड कैसे बन जाएगा? बताइए बताइए, जडेजा जी बताइए। नहीं पता, जडेजा जी कह रही हैं। ऋषभ जोशी जी आप बताइए। कल केएल भी उसकी सब्सिडरी है, दिशा जी कह रही हैं। सर और इट्स ओन और टुगेदर विथ 1 और मोर सब्सिडरी। सर आपने आधा प्रोविजन पढ़ा सर। ये आप मोर देन 1/2 ऑफ द टोटल वोटिंग पावर रखोगे कैसे? या तो आपके पास खुद के पास है पूरा, यानी कि यहां पे अगर मैं देखूं तो 30 लाख
तो 30 लाख का मोर देन 1/2 यानी कि 15 लाख से कुछ ज्यादा आपके पास खुद है, खुद है तो भी चलेगा सर, बहुत बढ़िया बात है सर। दूसरा, खुद नहीं है तो क्या मिला जुला कर है किसी के साथ, टुगेदर विथ वन और मोर ऑफ इट सब्सिडरी, क्या तुम्हारी ऐसी कोई सब्सिडरी है उसने भी कुछ रखा हुआ है और तुम्हारा मिला जुला के मोर देन 1/2 हो रहा है। हाँ हाँ हाँ, हमारी एक सब्सिडरी भी है, तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है एक सब्सिडरी है, उसने भी तो रखा हुआ है 70,000 शेयर्स, और 7 लाख उसका मिला लो, 9 लाख हमारा मिला लो, तो 16 लाख रुपए हो जाते हैं। क्या मोर देन 1/2 हो रहा है 30 लाख का, हो रहा है क्या? तो क्या अगर मैं पूछूं, अकेले का तो नहीं है, बीसी प्राइवेट लिमिटेड अकेले मोर देन 1/2 तो नहीं रखती, लेकिन अपनी सब्सिडरी के साथ टुगेदर विथ वन और मोर ऑफ इट सब्सिडरीज कंपनी, एक या एक से ज्यादा सब्सिडरी कंपनी के साथ मिला के भी अगर आप सामने वाली कंपनी में मोर देन 1/2 रखते हो, तो फिर भाई साहब इसका आंसर आएगा हाँ, बीसी प्राइवेट लिमिटेड की तुम सब्सिडरी हो, यानी कि बीसी प्राइवेट लिमिटेड होल्डिंग हो गई है और सब्सिडरी कौन हो जाएगी, पीक्यू प्राइवेट लिमिटेड। बराबर है क्या? अच्छा मान लीजिए, फर्ज कीजिए इसकी जगह ना केएल की जगह एक कंपनी और होती, एसएल करके, एसएल प्राइवेट लिमिटेड, ये भी सब्सिडरी है, क्वेश्चन में दिया हुआ है किसकी सब्सिडरी है, इसी की, एसएल है, एसएल। अब इसमें क्या हो रहा है, एसएल भी जब है तो एसएल भी है, केएल के पास है 35,000 और एसएल के पास है 35,000, क्या तब भी हम उसको बीसी को होल्डिंग मानते, क्या तब भी हम बीसी प्राइवेट लिमिटेड को होल्डिंग मानते? मानते। क्यों सर, वर्ड क्या यूज किया सर, टुगेदर विथ वन और मोर, अकेले कोई एक सब्सिडरी या अनेक सब्सिडरी के साथ मिल के आपने रखा हुआ है तो भी माना जाएगा। इसको मैं सरल भाषा में क्या बोलता हूं पता है, और सरल भाषा में मैं आपको बताऊं इसको और क्या बोलते हैं। अच्छा एक बात और बताना, समझना मेरी बात को ध्यान से, मैं एक लास्ट बताता हूं आपको, कोशिश करता हूं लास्ट बताने की। मान लीजिए, फर्ज कीजिए इसके पास कुछ भी नहीं है, इसके पास कुछ भी नहीं, कुछ 90,000 कुछ भी नहीं है, एसएल प्राइवेट लिमिटेड का भी कोई नामो निशान नहीं है, ये 35,000 में मिटा दिया अपन ने, जो है केएल प्राइवेट लिमिटेड ये भैया, और केएल प्राइवेट लिमिटेड के पास अकेले के पास 1,60,000 शेयर्स है, यानी कि 16 लाख इसके पास अकेले है। अब मुझे आंसर करिए कि क्या अब भी ये पीक्यू प्राइवेट लिमिटेड जो है, अभी भी क्या ये बीसी प्राइवेट लिमिटेड की सब्सिडरी है? क्या अभी भी ये बीसी प्राइवेट लिमिटेड की सब्सिडरी है? आंसर इज यस, आंसर इज यस। इसको मैं सरल भाषा में बोलता हूं, सब्सिडरी की सब्सिडरी भी होल्डिंग की सब्सिडरी। सरल भाषा में क्या बोलते हैं, सब्सिडरी की सब्सिडरी भी होल्डिंग की सब्सिडरी। क्यों? अगेन सर इधर आ जाओ सर, या तो आपके पास खुद के पास है मोर देन 1/2 और लिखा है बीच में, और खुद के पास नहीं है पूरा पूरा, तो क्या तुम्हारी एक या अनेक सब्सिडरी हैं जिनके पास मिला जुला के मोर देन 1/2 है? तुम्हारे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है तो भी चलेगा, लेकिन क्या तुम्हारी सब्सिडरीज के पास मोर देन 1/2 है? हाँ हाँ है, तो ठीक है, कोई बात नहीं। अब मैं अगर बोलता हूं कि यहां पे जो केएल है, केएल के पास ना मात्र सिर्फ 80,000 शेयर्स होते, और एक एसएल करके है, इसके पास भी 80,000 होते, बीसी के पास कुछ भी नहीं है, बट इतना बताया कि बीसी जो है ना इनकी होल्डिंग है, एसएल की भी होल्डिंग है और केएल की भी होल्डिंग है। अब बताइए क्या अब भी पीक्यू प्राइवेट लिमिटेड बीसी की सब्सिडरी कहलाएगी? कहलाएगी, बिल्कुल कहलाएगी सर। आप अकेले के पास कुछ ना हो कोई दिक्कत नहीं है, एट इट्स ओन नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, एट इट्स ओन नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, और लिखा है भैया आपकी कोई सब्सिडरी है एक या अनेक, उनने मिला जुला के, टुगेदर वर्ड देखो कितना इंपॉर्टेंट है, उनने मिला जुला के मोर देन 1/2 रखा है, हाँ रखा है, तो फिर वो भी पीक्यू भी आपकी सब्सिडरी, केएल भी आपकी सब्सिडरी, एसएल भी आपकी सब्सिडरी, आप अल्टीमेट होल्डिंग, आप अल्टीमेट होल्डिंग। एवरीबॉडी आर यू विथ मी, लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, समझ में आ रहा है सबको? चलिए एक लास्ट आपको मैं देना चाहूंगा, मान लीजिए अर्जुन छाबड़ा ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड,
ये होल्डिंग है, इसकी सब्सिडरी है KCT प्राइवेट लिमिटेड, ये सब्सिडरी है। एक आती है SCT प्राइवेट लिमिटेड, एक कंपनी है, इस पे 50% वोटिंग पावर KCT एक्सरसाइज कर रहा है, 50%। और मैंने क्वेश्चन में तो आपको गिवन दे ही दिया है कि भैया KCT सब्सिडरी ऑलरेडी किसकी, इसकी ये होल्डिंग है। बताइए क्या SCT प्राइवेट लिमिटेड भी सब्सिडरी हो जाएगी क्या अर्जुन छाबड़ा ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड की, हो जाएगी क्या? सुहेल खान कह रहा है हाँ सर हो जाएगी, हो जाएगी। रोहित मना कर रहा है, दिशा भी मना कर रही है, सब मना ही कर रहे हैं। क्यों नहीं होगा बताइए मेरे को, क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? सर मोर देन वन हाफ, हाफ नहीं बेटा, मोर देन वन हाफ, वन हाफ भाई साहब 50% है, मोर देन वन हाफ चाहिए, ठीक है। अब मैं कहता हूं कि मान लीजिए कि अर्जुन छाबड़ा ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड SCT प्राइवेट लिमिटेड में 0.01% का वोटिंग पावर ले लेते हैं, 0.01% का, 0.01% का। क्या अब SCT प्राइवेट लिमिटेड अर्जुन छाबड़ा ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड की सब्सिडरी है? हाँ सर है, बिल्कुल है। क्यों, क्यों है सर? सर मोर देन वन हाफ बोला है, अब वो 0.01% भी मोर क्यों ना हो, चाहे 10% भी मोर क्यों ना हो, मोर को मोर बोलते हैं सर, 50 से ज्यादा होना चाहिए कुल मिला के, यानी कि एक हाथाई, वन हाफ से ज्यादा होना चाहिए, तो हो गई सर ये सब्सिडरी। चलिए यहां तक भी आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब मेरी बात को सुनना, मैं थोड़ा सा आपको आगे लेके जा रहा हूं, अभी कुछ भी आपको मैं लिखा नहीं रहा हूं, पहले आपकी कंसेप्ट मेरे को क्लियर करके लेने। दिनकर जी अंगड़ाइयां मत लीजिए, लिखना शुरू करिए, समझिए। मान लीजिए एक कंपनी है, एक कंपनी है जिसका नाम है नरेंद्र मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड। क्वेश्चन में आपको गिवन है कि ये जो कंपनी है ये गवर्नमेंट कंपनी है। क्वेश्चन में आपको गिवन है कि एक GC है, जीसी यानी कि गवर्नमेंट कंपनी है, बराबर है, ये क्वेश्चन में आपको गिवन है। अब मेरी बातों को ध्यान से सुन के समझ के लीजिएगा। नरेंद्र मोटर्स लिमिटेड क्वेश्चन में आपको गिवन है कि गवर्नमेंट कंपनी है। एक कंपनी और है, इस कंपनी का नाम है शाह ऑटो प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, ये एक और कंपनी है, ठीक है। इस कंपनी के टोटल जो शेयर कैपिटल है वो 10 करोड़ रुपए के। कैसे 10 करोड़ है सर? सर 10 लाख रुपए के सर इनके पास क्या है आपको पता है क्या? शेयर्स हैं। उसको आप 100 से क्या कर दो सर? गुणित कर दो सर। गुणित करने से आ जाएगा सर 10 करोड़ रुपए। ये कंपनी की कैपिटल है, ठीक। अब आप बात को समझना, नरेंद्र मोटर्स लिमिटेड जो है ना, इस कंपनी के कितने शेयर होल्ड करके रखा है, ध्यान से समझना। 5,05,000 नरेंद्र मोटर ने 5,05,000 शेयर्स होल्ड करके रखे हैं शाह ऑटो प्राइवेट लिमिटेड के अंदर, ठीक है। अगर आप ये 10 करोड़ का 5,05,000 करोगे तो टोटल कितना परसेंट आएगा मेरे को बताएंगे? कोई कैलकुलेटर अगर रखा हो आसपास तो बताएंगे मुझे, टोटल कितना परसेंट आएगा? 50.5% आ रहा है। चलिए 50.5% हो गया ये। अब मेरी बात सुनिएगा, यहां तक रुक जाइएगा, यहां तक रुक जाइएगा और मामले की गंभीरता को समझने की कोशिश करिएगा। अब जैसे कि मान लीजिए आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि भैया ये गवर्नमेंट कंपनी है। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन को यहाँ पे पॉज करता हूं, उसको अपन वापस रिज्यूम करेंगे। मैं कुछ फैक्ट आपको और बताना चाहता हूं। गवर्नमेंट कंपनी की डेफिनेशन क्या है?
गवर्नमेंट कंपनी की डेफिनेशन अपने को दी हुई है सेक्शन 2 क्लॉज 45 में। बराबर है, सेक्शन 2 क्लॉज 45 में अपने को गवर्नमेंट कंपनी की डेफिनेशन दी है। अब इसको अगर समझने की कोशिश करेंगे हम लोग थोड़ा सा ध्यान लगा के, तो गवर्नमेंट कंपनी किसको बोलते हैं? तो बोले गवर्नमेंट कंपनी कोई भी कंपनी हो, एनी कंपनी। एनी कंपनी यानी कि चाहे वो पब्लिक कंपनी हो, चाहे वो कोई भी किसी भी प्रकार की कंपनी हो, जिसपे इन विच नॉट लेस देन, यानी कि कम से कम, इससे कम तो नहीं होना चाहिए, नॉट लेस देन 51% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल किसके पास होनी चाहिए? बोले या तो ये किसके पास होनी चाहिए? हेल्ड बाय, बोले या तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हो, या तो और इनने और लगा दिया और बोला और करके बोला किसी स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स एस लगा दिए, यानी कि एक अकेली स्टेट गवर्नमेंट नहीं, दो स्टेट गवर्नमेंट मिलके भी लगा रही तो भी कोई दिक्कत नहीं। तीसरा और करके बोला पार्टली सीजी के पास हो, बराबर है क्या, एंड पार्टली किसी एसजी के पास हो, किसी स्टेट गवर्नमेंट के पास हो, बाय पार्टली बाय वन और मोर स्टेट गवर्नमेंट्स, बराबर है क्या? ठीक है, मेरी भावनाओं को समझना। अभी आपको होल्डिंग सब्सिडरी और इसके डेफिनेशन में ये जो क्राइटेरिया दिया इस पे क्या फर्क दिखा आपको? होल्डिंग सब्सिडरी का जो क्राइटेरिया था और इधर का जो क्राइटेरिया था, क्या फर्क दिखा? क्या फर्क दिखा? अरे क्या फर्क दिखा मेरे भाई और बहनों? कुछ फर्क दिखा इनके क्राइटेरिया में? 50% वाला दिखा सर, मोर देन। सर उधर ना शब्द यूज किया गया था मोर देन 1/2 और यहां पे शब्द यूज किया सर नॉट लेस देन 51%। ठीक है, अब मेरी बात को समझने की कोशिश करना। ये क्राइटेरिया, अच्छा यहां पे अपने को देखने की जरूरत है क्या कि मोर देन या लेस देन 51% है कि नहीं? क्यों? क्योंकि यहां पे अपने को क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, क्वेश्चन अपने को बोल दिया गवर्नमेंट कंपनी के, तो अपने को चेक करने की जरूरत है क्या? डेटा दिया ही नहीं अपने को, कौन कितना रखा है, कोई गवर्नमेंट का नाम नहीं दिया, बराबर है क्या? तो यहां पे सीधा बोल दिया ये गवर्नमेंट कंपनी है तो आपको मान लेना है, बराबर। अब मेरा आपसे प्रश्न ये है, अगर नरेंद्र मोटर्स लिमिटेड जो है ये गवर्नमेंट कंपनी है और नरेंद्र मोटर्स 50.5% रखता है शाह ऑटो प्राइवेट लिमिटेड पे, तो क्या शाह ऑटो प्राइवेट लिमिटेड भी गवर्नमेंट कंपनी बन जाएगी? आयुष जी कह रहे नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, बिल्कुल नहीं। सोहेल भी मना कर रहे हैं, ईशु भी मना कर रहे हैं, देवांश भी मना, सब मना कर रहे हैं, बहुत लाइन से मना कर रहे हैं। शानदार उम्दा प्रदर्शन, आप सब के सब गलत है। ठीक है, अब भावनाओं को समझना, अब भावनाओं को समझना, ध्यान से ठहर के आराम से समझो, कोई दिक्कत नहीं है। गलती करने से इंसान एक बार सोच ऐसे धक्का खाता है और धक्का खाने के बाद फिर आगे सीखता है। मैं अच्छा लगा मेरे को कि आपने सबने आंसर दिया, भले गलत दिया लेकिन दिया, क्योंकि आपको प्राइमा फेसी यही लग रहा है कि सर ये भी गवर्नमेंट कंपनी हो जाएगी। लेकिन समझने की कोशिश करना, सेक्शन 2 क्लॉज 45 में एक बात और लिखी हुई है, उस पे ये बोला गया है कि भाई अगर कोई कंपनी गवर्नमेंट कंपनी है, अगर कोई कंपनी गवर्नमेंट कंपनी है तो सब्सिडरी ऑफ गवर्नमेंट कंपनी इज ऑल्सो अ गवर्नमेंट कंपनी। ध्यान से समझना, ये स्टेटमेंट देखो क्या लिखा है, सब्सिडरी ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी इज ऑल्सो अ गवर्नमेंट कंपनी। अब मेरे को एक बात बताओ, मेरे को एक बात बताओ, सब्सिडरी के लिए क्या क्राइटेरिया है मेरे बच्चे? इसके लिए बस क्राइटेरिया बताना मेरे को गवर्नमेंट का क्राइटेरिया मत बताना।
मेरे को सब्सिडरी कंपनी का क्राइटेरिया बताओ कि सब्सिडरी का क्राइटेरिया क्या है, परसेंटेज वाला क्राइटेरिया क्या है, मोर देन 1/2। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये मोर देन 1/2 है मेरे बच्चे? क्या ये मोर देन 1/2 है? क्या ये मोर देन 1/2 है? आंसर इज यस। तो क्या शाह ऑटो प्राइवेट लिमिटेड सब्सिडरी हो गई और ये होल्डिंग हो गई? मैं भी गवर्नमेंट कंपनी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं होल्डिंग सब्सिडरी की बात कर रहा हूं। क्या ये सब्सिडरी हो गई? अब ये लाइन को पढ़ो, सब्सिडरी ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी। अब सब्सिडरी कौन है? शाह ऑटो प्राइवेट लिमिटेड, ये सब्सिडरी है ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी कौन है? नरेंद्र मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड। तो भैया तुम गवर्नमेंट कंपनी हो, तुम्हारी सब्सिडरी भी गवर्नमेंट कंपनी हो जाएगी। तो अपने को इसका चेक करने के लिए नॉट लेस देन 51% नहीं चेक करना है, अपने को तो इसका चेक करना होता अगर क्वेश्चन में फैक्ट नहीं दिया होता। समझे क्या तुम? क्या तुम भावनाएं समझ गए मेरी? अरे समझे क्या? अब मुझे आंसर करो कि क्या शाह ऑटो प्राइवेट लिमिटेड एक गवर्नमेंट कंपनी है? क्या तुमको तुम्हारी गलती लॉजिक के साथ समझ में आ गई? क्या तुमको तुम्हारी गलती लॉजिक के साथ समझ में आ गई? तनिष जी कह रहे बिग यस, बिल्कुल बहुत बढ़िया, सही बात है जी, ये हो गया यस। तो आप एक बात को ध्यान रखना मेरे बच्चे, हमको सब्सिडरी और होल्डिंग का रिलेशन देखने के लिए बस मोर देन हाफ से कुछ ज्यादा चाहिए, मतलब 1/2 से इतू सा भी ज्यादा है होल्डिंग सब्सिडरी। लेकिन गवर्नमेंट कंपनी के लिए अपने को कम से कम 51% चाहिए। तो भैया यहां पे तो बोल दिया, ये तो सीधा ही बोल दिया कि भाई है, इसके पास है, कम से कम 51% है, ये गवर्नमेंट है। और अपने को क्लॉज 285 के 45 के अंदर ये बात लिखी है कि अगर कोई सब्सिडरी है, ऐसी कंपनी की सब्सिडरी है जो खुद एक गवर्नमेंट कंपनी है, तो गवर्नमेंट कंपनी नरेंद्र मोटर प्राइवेट लिमिटेड, तुम गवर्नमेंट कंपनी हो, तुम्हारी सब्सिडरी ये है क्योंकि तुमने 5,05,000 रखा था जो कि मोर देन 1/2 है। तुम्हारे को तो क्वेश्चन में ही दिया कि तुम गवर्नमेंट कंपनी हो, तो गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडरी भी गवर्नमेंट कंपनी, तो उस हिसाब से शाह ऑटो प्राइवेट लिमिटेड भी गवर्नमेंट कंपनी। एवरीबॉडी आर यू विथ मी? क्या भावनाएं समझ में आ गई सबको? इसको आपको नोट डाउन करना है तो कर लो, ये सब नोट डाउन करना है तो कर लो। मतलब ये जो मैंने लिखा है ना, ये वाली लाइन में मैंने सब मिक्स कर दिया ना कि सब्सिडरी ये होगी, गवर्नमेंट ये होगी। लिखना है तो लिख लो, बाकी तो आप लिखे हुए ही हो। अगर लिखना है तो फटाक से लिख लो, फिर मैं आगे बढ़ू, नहीं तो। और अगर लिख लिए तो बता दो कि सर लिख लिए, आगे बढ़ो आप। जूम आउट करने बोल रहा है एक बच्चा, ले भाई जूम आउट कर दिया। लिख लिया, सोहेल खान कह रहा ठीक है, बाकी लोग को लिखने दे बेटा फटाफट। चलिए हो गया, आगे बढ़ू मैं, ठीक है। पानी पी लीजिए सर जी, शुक्रिया। मेरा गला सूख भी रहा था, मैं पानी लाया भी हूं यार, किधर है मेरे को दिख नहीं रहा है। एक सेकंड रुकिएगा। शुक्रिया ओम प्रकाश जी याद दिलाने के लिए। चलिए सुनिएगा अभी। सर थोड़ा शॉर्ट में गवर्नमेंट कैसे है बता दीजिए ना सर। कौन कौन गवर्नमेंट कैसे भाई? केशव भाई कौन गवर्नमेंट है? मतलब नरेंद्र मोटर्स कैसे गवर्नमेंट कंपनी ये पूछ रहे हो कि शाह ऑटो प्राइवेट लिमिटेड वो कैसे है? भाई मैं एकदम शॉर्ट में एक बार में समझा देता हूं, मुझे भी ढंग से समझ नहीं आया, ऋषभ जी कह रहे हैं, ठीक है। मैं तुम दो के लिए खास करके ये बोल रहा, इन दो को छोड़ के सबको समझ में आ गया तो एक बार थम्स अप दे देना कैमरे में मेरे को, ठीक है, शुक्रिया। ठीक है, अब मेरी बात सुनना, समझने की कोशिश करना। मैं ये दो बच्चों के लिए अलग से समझा रहा हूं। मेरे भाई देख, क्वेश्चन में गिवन है कि नरेंद्र मोटर्स लिमिटेड जो है वो एक गवर्नमेंट का, ये क्वेश्चन में बोल दिया, कोई फैक्ट्स नहीं दिया, कोई डेटा नहीं दिया, क्वेश्चन में बोल दिया है कि नरेंद्र मोटर्स लिमिटेड एक गवर्नमेंट कंपनी। यानी कि तू मान लेना कि हाँ भाई नरेंद्र मोटर्स लिमिटेड में किसी सरकार ने, चाहे सेंट्रल हो चाहे स्टेट हो,
कम से कम 51% तो रखा है, शायद ज्यादा भी रखा हो, लेकिन कम से कम 51% तो है, ये क्वेश्चन में दिया है। ठीक है, अब आपको और एक्स्ट्रा फैक्ट क्या बताया क्वेश्चन में? क्वेश्चन में ये बोला कि ये जो कंपनी है नरेंद्र, ये शाह ऑटो प्राइवेट लिमिटेड में 5,05,000 रुपए का शेयर रखती है, और शाह ऑटो प्राइवेट लिमिटेड का टोटल कितना है? 10 करोड़। ठीक है, यानी कि 10 लाख शेयर। तो 10 लाख शेयर में 5,05,000 शेयर्स किसका है? नरेंद्र मोटर्स का है। तो उस हिसाब से नरेंद्र मोटर्स शाह ऑटो प्राइवेट लिमिटेड में 50.5% का वोटिंग पावर रखती है। मुझे बस आप दोनों यहां पे ये बता देना कि क्या आपको यहां पे इतना समझ में आ रहा है कि नरेंद्र जो है वो शाह की होल्डिंग है? इतना समझ में आ रहा है आप दोनों को, केशव जी को और ऋषभ जी को? आप दोनों को इतना समझ में आ रहा है कि भाई नरेंद्र शाह की सब्सिडरी है क्योंकि मोर देन 1/2 है, बराबर। अब बात यह है, क्वेश्चन ने हमको यह पूछा है कि क्योंकि जो शाह ऑटो प्राइवेट लिमिटेड है ये सब्सिडरी है नरेंद्र मोटर्स की, और नरेंद्र मोटर्स खुद एक गवर्नमेंट कंपनी है, तो क्या ये भी गवर्नमेंट कंपनी बन जाएगी क्या? तो हमको सेक्शन 2 क्लॉज 45 के अंदर एक बात लिखी हुई है एक्सप्लेनेशन में कि बोले अगर कोई ऐसी सब्सिडरी कंपनी है जो कि किसकी ये सब्सिडरी है? बोले एक ऐसे होल्डिंग कंपनी की सब्सिडरी है जो होल्डिंग कंपनी खुद एक गवर्नमेंट कंपनी है। तो क्या नरेंद्र मोटर्स लिमिटेड एक गवर्नमेंट कंपनी है? तो बोले गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडरी भी गवर्नमेंट कंपनी कहलाएगी। तो अगर तुम इस बात से सहमत हो कि हां सर शाह सब्सिडरी तो है, तो किसकी सब्सिडरी है? गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडरी है। तो सब्सिडरी की सब्सिडरी गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडरी भी गवर्नमेंट कंपनी कहलाएगी। क्या केशव जी समझ में आ गई आपको बातें? तो उस वक्त समझा अब सर, थैंक यू, बिल्कुल। तो आप बस इतना समझिए, उलझना मत। आपको जहां सीधा बोल दिया कि ये गवर्नमेंट कंपनी है, तो आपको यहां पे सिर्फ होल्डिंग सब्सिडरी रिश्ता देखना है कि अगर वो सब्सिडरी है तो सामने वाले भी गवर्नमेंट, वहां पे आप नॉट लेस देन 51 चेक नहीं करोगे, बराबर है क्या? वहां पे आपको सब्सिडरी का मोर देन 1/2 चेक करना है, बराबर है? हाँ जी, ऋषभ जी कुछ पूछना चाहते हैं, बताइए ऋषभ जी। लास्ट में लू क्या आपके डाउट? लास्ट में लू क्या? ये सब होल्ड करके रखो, लिख के रखो ऋषभ जी। एक सेकेंड, चलो ऋषभ जी शंका में दिख रहे हैं, पहले उनके डाउट ले लेते हैं। बताइए ऋषभ जी। सर मतलब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ हाँ। कि दो क्राइटेरियाज है अपने पास, या बिल्कुल। तो अपन होल्डिंग सब्सिडरी देख ले मोर देन 1/2 वाला, हाँ। या तो फिर वो गवर्नमेंट कंपनी वाला देख ले कि मोर देन 51% वाला देख ले। यही जानना चाहिए, मतलब दोनों में से कोई एक चीज फुलफिल हो जाना चाहिए। नहीं, अच्छा, मैं आपको क्लैरिटी दे रहा हूं, आप बने रहिएगा। जब अगर आपको पूछा है कि सामने वाली कंपनी गवर्नमेंट कंपनी है कि नहीं है, बराबर, तो आपको यहां पे देखना है नॉट लेस देन 51%। गवर्नमेंट कंपनी के लिए ये वाला क्राइटेरिया है। होल्डिंग सब्सिडरी का पूछा है तो आपको देखना है मोर देन 1/2, बराबर है क्या? हाँ। अब मुझे बता, क्वेश्चन में अपने को नरेंद्र मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड के लिए पहले से ही बोल दिया कि ये गवर्नमेंट कंपनी है, क्वेश्चन में ही गिवन है, क्वेश्चन में ही गिवन है, ठीक है? हाँ। तो ये क्वेश्चन में ही गिवन है। अच्छा, क्वेश्चन में एक चीज और बताई कि जो शाह ऑटो प्राइवेट लिमिटेड है, नरेंद्र मोटर्स इस पे 5,05,000 शेयर्स रखा हुआ है, हाँ। और इसके टोटल कितने शेयर है? 10 लाख। 10 लाख, तो ये 50.5% आ गया। हाँ। तो होल्डिंग सब्सिडरी रिश्ता देखने के लिए अपन कितना देखते हैं? मोर देन हाफ, 1/2। ये तो होल्डिंग सब्सिडरी हो तो गई। मैं कह सकता हूं कि भाई ये होल्डिंग हो गई, ये हाँ। सब्सिडरी हो गई। हाँ। अच्छा, क्वेश्चन में अपने को दिया हुआ है कि नरेंद्र मोटर्स, क्वेश्चन में दे दिया कि ये गवर्नमेंट कंपनी ही है, हाँ। तो अपने को ये देखने की जरूरत ही नहीं जब क्वेश्चन में ही बोल दिया है, हाँ। बराबर है क्या? हाँ। तू कंफ्यूज किधर हुआ तेरे को पता है? अगर मैं तेरे को थोड़ा सा बदल के देता हूं क्वेश्चन, ध्यान से समझना, ये हटा दे, क्वेश्चन में क्या दिया है नहीं दिया छोड़ दे। मैं कहता हूं कि क्वेश्चन में दिया है एक महाराष्ट्र गवर्नमेंट है, एक गुजरात गवर्नमेंट है, बराबर है क्या? जी। इसने नरेंद्र मोटर्स पे रखा है 26% और इसने भी रखा हुआ है 25%, बराबर 51। अब आपको दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे?
पहले तो ये बताइए कि नरेंद्र मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड एक गवर्नमेंट कंपनी है क्या? पहला क्वेश्चन मैं आपसे पूछता, तो तू ही बता ऋषभ, तू ही बता। नरेंद्र है क्योंकि सर हाँ। 26% ये 25% ये सर मिला के 51% हो गया, 51% हो रहा है। इससे कम नहीं होना चाहिए, कम से कम इतना होना ही चाहिए, बराबर। तो ये क्वेश्चन हो गया यस, हाँ ये गवर्नमेंट कंपनी है। जो चीज पहले क्वेश्चन में मिसिंग थी मैंने तेरे को डेटा देके कंक्लूड करवाया, बराबर है जी। अब मेरा प्रश्न ये है, इसी सेक्शन 2 क्लॉज 45 के अंदर ये बोला गया है गवर्नमेंट कंपनी की जो सब्सिडरी रहेगी ना वो भी गवर्नमेंट कंपनी कहलाएगी, ये लॉ पे ही बोला हुआ है, बराबर है क्या? अब मेरे को बता, तू एग्री कर लिया नरेंद्र मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड एक गवर्नमेंट कंपनी, बराबर जी। अब नरेंद्र मोटर्स की सब्सिडरी कौन है? ये है शाप। अब सब्सिडरी के लिए तेरे को कौन सा क्राइटेरिया देखना है? वो मोर देन वन हाफ वाला, बराबर। तो क्या नरेंद्र मोटर्स ने शाह वाले में मोर देन वन हाफ रखा है? एटलीस्ट नहीं चाहिए, कितना रखा है? 5,05,000। तो क्या 50.5% है? तो क्या ये सब्सिडरी है? यस। तो जब गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडरी भी गवर्नमेंट कंपनी कहलाएगी, ये लॉ पे ही बोल दिया, तो जब NMPL क्या है गवर्नमेंट, तो उसकी सब्सिडरी ये भी हो गई गवर्नमेंट जी, बराबर। तो मेरे भाई मिक्स किधर कर रहा है तू पता है? तू बोल रहा है रटे में जा रहा है, रटे में मतलब अच्छा सर गवर्नमेंट दोनों में से कोई एक देखना है, नहीं गवर्नमेंट कंपनी पूछा है तो कम से कम 51 देखना है, होल्डिंग सब्सिडरी बोला है तो कितना देखना है? मोर देन वन हाफ वाला। अब क्वेश्चन में घुमाने की कोशिश किधर की तुमको पता है? क्वेश्चन में घुमाने की कोशिश इधर की, क्वेश्चन में बोल दिया गवर्नमेंट कंपनी है और तुमको पूछा बताओ ये गवर्नमेंट कंपनी है क्या? तुम सोचोगे अरे यार गवर्नमेंट कंपनी के लिए तो कम से कम 51% चाहिए, यहां तो 50.5 है, लेकिन तुम एक्सप्लेनेशन भूल गए। एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा है कि एक सब्सिडरी कंपनी मतलब सॉरी सब्सिडरी ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी इज ऑल्सो अ गवर्नमेंट कंपनी, एक्सप्लेनेशन में लिखा है। तो जब हम किसी सब्सिडरी के लिए देखेंगे तो सब्सिडरी के लिए 51 नहीं देखते, उसके लिए अपन मोर देन वन हाफ देखते। यस एवरीबॉडी जी। तो अगर कोई सब्सिडरी है किसी गवर्नमेंट कंपनी की वो भी सब्सिडरी गवर्नमेंट कहलाएगी, एवरीबॉडी जी। तो सब्सिडरी के लिए अपने को मोर देन वन हाफ देखना है और गवर्नमेंट के लिए कम से कम वो देखना है। तो इसका सिनेरियो समझो तुम ध्यान से, एवरीबॉडी लेडीज एंड जेंटलमैन बॉयज एंड गर्ल्स, इसका सिनेरियो ये हो गया, बच्चा परसेंटेज में उलझ गया, अच्छा सब्सिडरी है ये तो बोले, लेकिन इसके पास तो 51% नहीं है। अरे भाई इस सिचुएशन में एक्सप्लेनेशन के केस में अपने को देखना ही नहीं, अपने को सिर्फ सब्सिडरी देखना है कि क्या वो सब्सिडरी है और क्या वो किसी ऐसी कंपनी की सब्सिडरी जो गवर्नमेंट है, हाँ सब्सिडरी है ना, तो एटलीस्ट तो थोड़ी चाहिए सब्सिडरी में, वहां तो मोर देन वन हाफ चाहिए, तो वो भी गवर्नमेंट कंपनी कहलाएगी, बराबर है सबको? जी सर। पक्का? आगे बढ़ू मैं? जी सर, थैंक यू सो मच। ओके चलिए, अब ये होने के बाद मैं कुछ क्वेश्चन आपसे और करवाना चाहता हूं, लाइन पे बने रहिएगा मेरे साथ बिल्कुल। इसके बाद कुछ और कंसेप्चुअल क्लैरिटी एक इकट्ठा लिखवाऊंगा, सारे आंसर इकट्ठे लिखवाऊंगा, ठीक है? चलिए सुनना मेरी बात, पहले समझते जाइए। कंसेप्चुअल क्लैरिटी इंपॉर्टेंट है, कीवर्ड भी बताते जाऊंगा, इस पे पूरा फोकस कंसेप्ट पे होना चाहिए। प्रोविजन तो दो लाइन के वो आप रट भी लेंगे, लेकिन रटना कैसे समझने के बाद रटना है। सबके कैमरे ऑन हो जाने चाहिए। इफसान भाई आप तो एकदम डार्क में आ गए हैं, एकदम आपका कैमरा भी अटक गया, एकदम ऐसे डार्क में दिख रहे हो, एकदम डरा रहे हो मेरे को। इफसान खान, हाँ जी समझना मेरी बात को ध्यान से। चलिए, इफसान खान सुन ही नहीं रहे, बोले मैं नहीं आऊंगा सर, हो गया बस। अभी ये लोग बोले बार बार एक ही डाउट पूछते सर, मेरा दिमाग खराब हो गया, बोले अब मैं नहीं आऊंगा, बोले नया क्वेश्चन कराओगे तो आऊंगा कह रहे हैं। चलिए सुनिएगा मेरी बात को ध्यान से। एक कंपनी है माइक लिमिटेड कंपनी, एक कंपनी है क्या? माइक लिमिटेड कंपनी, ठीक है, माइक लिमिटेड कंपनी। चलिए ध्यान से सुनिएगा। माइक लिमिटेड कंपनी जो है ये इनकॉर्पोरेट कहां हुई है? ये इनकॉर्पोरेट हुई है इंडिया के अंदर, ठीक है, ये इनकॉर्पोरेट हुई है इंडिया के अंदर, लेकिन इसका एक लाइजियन ऑफिस है। लाइजियन ऑफिस, लाइजियन ऑफिस समझते हो? मतलब मान लो
इनके सिंगापुर में भी कोई क्लाइंट है, इस कंपनी के माइक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के सिंगापुर में भी कोई क्लाइंट है। तो सिंगापुर वाले क्लाइंट को सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए एक दफ्तर खोला गया, उसको बोला लाइजियन ऑफिस। वहां से भी कुछ काम हम चलते रहता है, तो कुछ डॉक्यूमेंट्स आदान प्रदान करना, कुछ कम्युनिकेशन करना, वहां पे भी सारी चीज है। तो सिंगापुर में इनका एक लाइजियन ऑफिस है। काम काज के पर्पस से जो दफ्तर खोला गया, आप समझ लो उसको ही कह रहा है लाइजियन ऑफिस। बराबर है क्या? ये सिंगापुर पे ऑफिस है। बराबर। अब आपको क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ये जो कंपनी है माइक लिमिटेड कंपनी, क्या ये एक फॉरेन कंपनी? बताइए, क्या एक फॉरेन कंपनी है ये? आंसर करिए। मना कर रहे हैं लोग बाग तो कि नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर करके नहीं है। क्यों नहीं है सर? आइए सर, थोड़ा सा ना डेफिनेशन में रोशनी डाला जाए, फॉरेन कंपनी का मतलब क्या होता है सर? लाइन की शुरुआत कहां से होती है पता है फॉरेन कंपनी की? फॉरेन कंपनी मींस एनी कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। पहली लाइन यहीं से शुरुआत होती है कि ऐसी कंपनी जो इंडिया के बाहर बनी है ना, आउटसाइड इंडिया वो, और यहां पे खत्म नहीं होता। आप बाहर बने हो, साथ साथ में आपका क्या होना चाहिए? प्लेस ऑफ बिजनेस होना चाहिए इंडिया में। मीन्स एनी कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया विच हैज प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, चाहे फिजिकली हो, चाहे एजेंट के थ्रू हो, एक्सेट्रा। और प्लेस ऑफ बिजनेस होने से काम नहीं चलेगा, आप उस प्लेस ऑफ बिजनेस से कंडक्ट करते हो एनी बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया। कोई बिजनेस एक्टिविटी भी आप इंडिया में करते हो इन एनी अदर मैनर। मतलब सिर्फ आप बाहर इनकॉर्पोरेट हुए हो, बाहर के कंपनी के हिसाब से चल के इनकॉर्पोरेट हुए हो, सिर्फ उतने में आप फॉरेन कंपनी नहीं कहलाओगे। यानी कि आपको ना 3 कंडीशन पूरी करनी होती है। पहला तो आप इनकॉर्पोरेट हो इंडिया के बाहर, प्लस आपका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में होना चाहिए, प्लस आप उस प्लेस ऑफ बिजनेस से कोई तो भी बिजनेस एक्टिविटी इंडिया में कर रहे हो। तो ये 3 कंडीशन आप पूरी करते हो तब जाके आप फॉरेन कंपनी कहलाते हो। बराबर है क्या? अरे भाई साहब, आप तो इंडिया में इनकॉर्पोरेट हुए हो, आप इंडिया में, पहली कंडीशन आपकी मार खा गई। तो चलो, अगर ये फॉरेन कंपनी नहीं है तो क्या ये कंपनी है फिर? क्या ये कंपनी है फिर? फॉरेन कंपनी नहीं है तो क्या ये कंपनी है? अगर ये फॉरेन कंपनी नहीं है तो क्या ये कंपनी है? बिल्कुल। कंपनी की डेफिनेशन क्या है? कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट। तो जब वो इंडिया में ही बनी है तो इंडिया में फॉरेन लॉ से थोड़ी इनकॉर्पोरेट होगी, कंपनीज एक्ट 2013 से ही होगी। तो क्या वो कंपनी है? हाँ सर, वो कंपनी है। बिल्कुल सही गए आप लोग। बराबर है क्या? ये भी बढ़िया हो गया आपका, एकदम दिमाग में छप गया ये भी। चलिए, एक ये हो गया। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहूंगा और आपको एक और अच्छा क्वेश्चन करवाना चाहूंगा, 1-2 क्वेश्चन और करवाऊंगा, फिर आपको इकट्ठे सबके आंसर लिखवाऊंगा। ठीक है, एक ये हो गया। टोटल अपने कितने क्वेश्चन हुए मैं आपको पहले ये बता देता हूं, फिर इकट्ठे आंसर लिखवाऊंगा। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये राम वाला हो गया। सबसे पहला क्वेश्चन है ये राम वाला। बराबर है, राम वाला पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन ये बीसी और केएल वाला है। ठीक है जी। पहले वाले में ट्रिक क्या था? पहले वाले में था प्रेफरेंस शेयर का मिक्सिंग, वहां पे आप घूम सकते थे। दूसरे वाले में होल्डिंग सब्सिडरी में आपको घुमाने की कोशिश की गई। तीसरा मैंने आपको दिया नरेंद्र मोटर्स वाला। ये जितने दिया ये सब गवर्नमेंट कंपनी और होल्डिंग सब्सिडरी वाले थे। ठीक है, अब मैं आपको चौथा दिया कौन सा वाला? माइक लिमिटेड कंपनी वाला दिया। ठीक है, कि ये फॉरेन कंपनी है कि नहीं, कि ये कंपनी है। सॉरी सर, माझा मोबाइल डेटा संपला तो मैं कभी भी बंद हो सकता हूं। ठीक है भाई। गणेश क्या है, मराठी एक्चुअली, तो तुम लोग की शायद तुम लोग को उसकी लैंग्वेज शायद नहीं समझाएगी। उसका लिखा है मेरा मोबाइल का डेटा संपला यानी कि खत्म। समझे क्या? मेरे को थोड़ा थोड़ा समझ में आता है क्योंकि मैं महाराष्ट्र में ही पढ़ाता है। ठीक है, चलिए
और पुलिस पकड़ लेता है ना महाराष्ट्र में, पुणे में खासकर, समझे क्या? तो मराठी अगर बोलने नहीं आता है तो बस फिर बराबर ही चालान कटेगा, छोड़ेंगे नहीं वो। चलिए ध्यान दीजिएगा, मराठी बोलने से उनको अपनापन महसूस होता है, समझे क्या? चलिए सुनिएगा, वैसे भी आप कानून का इन्फ्रिंजमेंट करेंगे और क्या बोलते हैं उसको तोड़ेंगे तो डेफिनेटली आपको चाहे मराठी आती हो, चाहे हिंदी आती हो, चाहे इंग्लिश आती हो, तो कटना तो है ही है। चलिए सुनिएगा लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, ध्यान से। अब ऐसा है, मैं आपको एक क्वेश्चन करा रहा हूं, ये दूसरी कंपनी के बेसिस पे है, समझिएगा कौन सी कंपनी के बेसिस में आपको मैं बताता हूं। एक कंपनी मान लीजिए मानेकर लिमिटेड, मानेकर लिमिटेड ने कुछ अलॉटमेंट्स किए हुए हैं, ठीक है? क्या क्या अलॉट किया हुआ है आपको बताता हूं। मानेकर लिमिटेड ने अलॉटमेंट किया है, कहते हैं कि 10 करोड़ रुपए का, ठीक है? इक्विटी शेयर अलॉट किया है, इक्विटी शेयर्स विथ वोटिंग राइट्स। इक्विटी शेयर विथ वोटिंग राइट्स अलॉट किया है, कितने का? 10 करोड़ रुपए का। और साथ ही साथ में कुछ इशू किया है, इशू किया हुआ है नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर, कितने के? 30 करोड़ के। तीस करोड़ के नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर इशू किया हुआ है, बराबर है क्या? अब ये अलॉटमेंट करने के बाद और ये इशू करने के बाद, ये दो चीज करने के बाद, ठीक है, ये दो चीज करने के बाद, पहली बात तो ये दो चीज किसको की गई है? मानेकर ने इसको नानेकर को किया, मानेकर ने किसको किया? नानेकर को। ये दो चीज करने के बाद आफ्टर दिस अलॉटमेंट एंड आफ्टर दिस इशू, मानेकर का जो पेड अप शेयर कैपिटल है वो हो जाता है पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल, मेरे को बोलना चाहिए मोर प्रिसाइजली, पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल हो जाता है 100 करोड़ का। और इनके जो नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर है, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर ये हो जाते हैं 150 करोड़ के देने के बाद, अलॉट करने के बाद। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि मानेकर ने नानेकर को ये सारी चीजें दी, अब नानेकर के पास 10 करोड़ इक्विटी शेयर कैपिटल है आउट ऑफ टोटल पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल 100 करोड़, और नानेकर के पास 30 करोड़ रुपए के नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर है आउट ऑफ दिस 150 करोड़ नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर। क्या ये बात समझ में आ गई आप सब लोगों को? ठीक। प्रश्न आपसे यह पूछा जा रहा है कि क्या मानेकर और नानेकर आपस पे एसोसिएट कंपनी है क्या? एसोसिएट कंपनी पता है आपको क्या होती है? एसोसिएट कंपनी की डेफिनेशन दी है सेक्शन 2 क्लॉज 6 के अंदर। तो क्या वो एसोसिएट है? बताइए मुझे, क्या वो आपस में एसोसिएट कंपनी है? सोहेल कह रहा है सर वो आपस में एसोसिएट तो नहीं है सर। चलिए, एसोसिएट नहीं है कह रहे हैं, नहीं है। मोर देन 20% वोटिंग पावर होना चाहिए, ऋषभ कह रहे हैं मोर देन 20% वोटिंग पावर होना चाहिए। दिशा जी कह रही 20% वोटिंग पावर होना चाहिए। आप लोग का ना मार्क्स इसीलिए कटता है बेटा, मैं आपको बता रहा हूं। एक बच्चे ने बोला मोर देन 20%, एक बच्चा कह रहा है सर 20%। यानी कि अगर मैं बोलूं कि सर 20% वोटिंग पावर होना चाहिए तो ही एसोसिएट होंगे, तो अगर 21% है तो नहीं होंगे क्या? तो आपको या तो एटलीस्ट वर्ड यूज करना है या तो मोर देन वर्ड यूज करना है। अच्छा, ये मोर देन भी गलत है, ये मोर देन भी गलत है। शब्द तो ये लिखा है कि कम से कम 20% चाहिए, कम से कम, यानी कि 20% और मोर बोलूं तो ये तो सबसे बढ़िया होगा। हेलो, 20% और मोर बोलूं ये तो सबसे बढ़िया होगा, बराबर है क्या? अब बात ये आती है, मेरी बात को ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है? हाँ,
अनुराग जी ने और स्पेसिफिक किया इसको कंसेप्चुअली, मैं उसको भी करेक्ट करके लूंगा, समझना इस बात को। अब मेरे को एक बात बताओ, जब अपने को बोला कि एक कंपनी दूसरी कंपनी की एसोसिएट तभी होगी, इसके कुछ कुछ क्राइटेरिया सेक्शन 2 क्लॉज 6 के अंदर बेटा एसोसिएट कंपनी का डेफिनेशन अपने को दिया हुआ है। सेक्शन 2 क्लॉज 6 के अंदर अपने को एसोसिएट कंपनी का डेफिनेशन दिया हुआ है। और क्या बोला है पता है एसोसिएट कंपनी क्या होती है? बोले मींस अ कंपनी, एक ऐसी कंपनी, एसोसिएट कंपनी मतलब एक ऐसी कंपनी इन विच अदर कंपनी, जिसपे एक दूसरी कंपनी क्या होल्ड करके रखेगी? सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, ये वर्ड कीवर्ड है। एक कंपनी को आप एसोसिएट तभी बोलोगे, मींस अ कंपनी। एसोसिएट कंपनी मींस अ कंपनी। अ कंपनी यानी कि एक ऐसी कंपनी जिसपे कोई दूसरी कंपनी सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होल्ड करके रखेगी, बराबर है क्या? एंड एक अपने को बोला इंक्लूड्स यानी कि जो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस रख रही है वो बंदी कंपनी आपस में एसोसिएट तो कहलाएगी। साथ साथ में जॉइंट वेंचर को भी आप बाय डिफॉल्ट बोल देना कि वो एसोसिएट है। तो अपने को ऐसा तो कुछ बताया नहीं कि वो लोग जॉइंट वेंचर है, तो जब क्वेश्चन में डेटा दिया नहीं जॉइंट वेंचर का तो अपन उस तरफ जाएंगे नहीं। अपन यही देखेंगे कि सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है। तो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब होता है कंट्रोल ऑफ एटलीस्ट 20% ऑफ वोटिंग पावर। कम से कम 20% का अगर आपने वोटिंग पावर कंट्रोल करके रखा है तो आपका माना जाएगा सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। अब सर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब भाई आपका कम से कम यानी कि 20% का वोटिंग पावर होना एक बहुत अच्छी बात होती है। तो अच्छा खासा आपका उस कंपनी में इन्फ्लुएंस है। कैसे? अरे कल को कोई कंपनी जो है वोटिंग के थ्रू डिसीजन लेती है। अब मान लो हमको ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना है, तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन का मतलब क्या होता है? जितने लोग अगेंस्ट में वोट कर रहे हैं हमारा वोट फेवर में एक ज्यादा होना चाहिए। जैसे कि मान लो 10 लोग अगेंस्ट में वोट कर रहे हैं तो फेवर वाले 11 में होने चाहिए, मेजोरिटी होनी चाहिए, बराबर है क्या? तो मान लीजिए कि भाई साहब मीटिंग में टोटल 100% वोटिंग पावर लोग बैठे, तो अपने को 51% क्या चाहिए? फेवर पे चाहिए। अब फेवर पे चाहिए तो ऐसे करके 5% किसी के पास है, किसी के पास 5, किसी के पास 10, फिर किसी के पास 5, कितना हो गया? ये 10 हुआ, ये 30 हुआ, ये 35 हुआ। अरे आपके पास अकेले 20 है, आपने वोट दिया पूरा एकदम रिजोल्यूशन खट से पास, क्योंकि मोर देन मेजोरिटी चाहिए, बराबर है क्या? मतलब मोर देन हाफ चाहिए। तो आप देखो कितना तवज्जो है आपका। इस तवज्जो को बोला जा रहा है सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, कि कम से कम आपके पास 20% तो होना ही चाहिए। एवरीबॉडी, लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, समझ में आई बात? अब मेरे को एक बात बताओ, मैंने आपको पहले ही बताया वोटिंग पावर जनरली किससे आता है? इक्विटी शेयर से, और कुछ सिचुएशन में आता है प्रेफरेंस शेयर से। हाँ कि ना जी एवरीबॉडी? आपके मैं कंसेप्ट के लिए थोड़ी सी बातें आपको और बताना चाहता हूं। एक होता है नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर, एक होता है कन्वर्टेबल डिवेंचर। कन्वर्टेबल डिवेंचर इक्विटी में कन्वर्ट होता है, तो जब तक वो कन्वर्टेबल डिवेंचर के फॉर्म में, तो डेफिनेटली इस पे कोई भी वोटिंग पावर नहीं होगा, क्योंकि डिवेंचर पे कोई वोटिंग पावर होता ही नहीं है, शेयर्स पे ही वोटिंग पावर होता है। और जब ये कन्वर्ट होते हैं तो इक्विटी में होते हैं, तो इक्विटी में कन्वर्ट होने के बाद इनके पास वोटिंग पावर आता है कि हाँ कितने शेयर्स है। मैंने आपको यहां पे क्या बताया? नॉन कन्वर्टेबल, तो ये तो भैया सीधा खत्म ही हो जाएगा, बराबर है क्या? तो ये जो है आपको थोड़ा सा अगर कंफ्यूज किया होगा कि अरे सर कन्वर्टेबल डिबेंचर भी है, तो डिबेंचर में कोई भी अपने को वोटिंग पावर नहीं मिलता। तो अब अगर 100 करोड़ में आपके पास 10 करोड़ है, तो कितना है आपके पास? 10%। और अपने को कितना चाहिए? कम से कम कितना? 20%। एवरीबॉडी, तब जाके आप एसोसिएट कहलाओगे। तो अब मेरे को आंसर करिए कि जो नानिकर है क्या वो एसोसिएट कंपनी है? क्या वो एसोसिएट कंपनी है? आंसर इज नो। अच्छा,
सर ये जो बात आपने बताई थी सर, इसका कोई भी रेलिवेंस नहीं है एसोसिएट देखने के लिए, नो रेलिवेंस एट ऑल। बराबर है लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, इसका कोई रेलिवेंस है ही नहीं। आप लोग फिर कैमरा बंद कर देते हो, फटाफट सारे कैमरा ऑन कर लो भाई। और वो खान साहब तो चले गए, नाराज हो गए क्या? खान साहब किधर हैं? खान साहब हैं, लास्ट में हैं। खान साहब चले गए हैं, आए हैं। हाँ खान साहब कहाँ चले गए थे? अच्छा ठीक है, नहीं कैमरा बीच में बंद था ना, इसलिए पूछ रहा था। ठीक है चलिए ध्यान दीजिएगा। अब एक क्वेश्चन और करवा दूं क्या? मेरा इच्छा हो रहा है, एक मस्त क्वेश्चन है मेरे पास, एक गजब क्वेश्चन है, इकट्ठे लिखवाऊंगा सबको, मतलब मजा आ जाएगा तुम लोग को, एकदम आनंद आ जाएगा। बोले सर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो चीर देंगे, फाड़ देंगे एकदम। ठीक है सुनना, एक तो ये हो गया एसोसिएट वाला। एक ऐसा ही क्वेश्चन एसोसिएट का एक समय में पूछा हुआ था, एक मेरे को 1% कंपनी का भी कराना, लेकिन वो फिर कभी कराऊंगा। एक जबरदस्त क्वेश्चन मैं तुम लोग को करवा के लेता हूं, मस्त मजेदार क्वेश्चन, ध्यान से समझना, जबरदस्त, पूरे नाक कान मुंह कान सब खोल के बेटा आराम से इसको सुनना। टोटल कितने क्वेश्चन हो गए? एक और हो गया नहीं है? टोटल कितने हो गए? ये पांचवा हो गया, ये पांचवा हो गया। अब अपना जा रहा है छठा। क्वेश्चन को ध्यान से सुनना बेटा, समझने की कोशिश करना। एक मान लीजिए कंपनी है जिसका नाम है जगन्नाथ ऑयल लिमिटेड। डेफिनेटली एक पब्लिक कंपनी है ये, क्योंकि मैंने वर्ड क्या यूज किया है? लिमिटेड, नॉट अ प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, फिर कभी कब होगा सर? फिर कभी कब होगा मतलब फिर कभी कल होगा ना भाई, आज जितने करवा लिए फिर कभी कल, बराबर है क्या? चलिए सुनना मेरी बात ध्यान से। तो जगन्नाथ ऑयल लिमिटेड है मेरे भाई, ठीक है, ये पब्लिक कंपनी है। मैं आपको बताना चाहता हूं इस कंपनी के पास टोटल जो है 220 मेंबर है, 220 मेंबर्स हैं इस कंपनी के पास। इस कंपनी के पास क्या है? 220 मेंबर्स है। अब मैं आपको क्वेश्चन में ही दे रहा हूं कि इन 220 मेंबर्स में से 25 मेंबर जो है ये कंपनी के एम्प्लॉइज हैं। एम्प्लॉइज है नहीं, मैं कह सकता हूं एम्प्लॉइज थे, ठीक है, विच वर थे विच वर एम्प्लॉय। क्वेश्चन तुमको लग रहा होगा सर गजब बात कर रहे हो सर, बता रहे हो अभी आप पहले कि 220 मेंबर हैं, ये तो 220 मेंबर हैं। इन 220 मेंबर में 25 मेंबर ऐसे हैं जो एक समय में कंपनी के एम्प्लॉय थे। हेलो एवरीबॉडी, इफसान जी ऐसे मेरे को टेंशन आ जाएगा आप बैठोगे तो, एकदम कॉन्सेंट्रेट करिए यहां पे, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो मैं वापस से रिपीट करना चाहता हूं, मैं शब्दों को भी रिपीट करना चाहता हूं। जगन्नाथ ऑयल लिमिटेड एक पब्लिक कंपनी है, इसके टोटल 220 मेंबर हैं। 25 मेंबर, इन 220 में से 25 मेंबर ऐसे जो एक समय में कंपनी के एम्प्लॉय थे। ये थे मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि यहां पे लिखा विच वर, विच आर नहीं है, विच वर, बराबर है क्या? चलिए यहां तक अपने को बातें समझ में आ गई। अब पॉइंट ये है, तो सर आपने जब लगा ये कंपनी के एम्प्लॉय थे, विच वर का मतलब क्या है? कौन से पीरियड में थे? 1 अप्रैल 2006, 1 अप्रैल 2006 से लेके 28 जून 2016, समझे क्या? तो जब मैं बोला ये एम्प्लॉय थे कंपनी के, तो कब थे? इस पीरियड में थे, 1 अप्रैल 2006 से लेके 28 जून 2016 तक ये कंपनी के एम्प्लॉय थे, बराबर है क्या? अब मैं आपको एक एक करके बात बताता हूं। फर्स्ट टाइम जब इनको हमने क्या किया था, इन 25 लोगों को जो फर्स्ट टाइम हमने 1 जुलाई 2007 पे इनको हमने शेयर्स अलॉट किए थे। हमने मतलब किसने?
हमने मतलब किसने, जगन्नाथ ने। पहली बार इनको 1 जुलाई 2007 को जगन्नाथ ऑयल लिमिटेड ने फर्स्ट टाइम इनको क्या किए थे, अलॉटमेंट किया था, फर्स्ट टाइम। ये 25 के 25 लोगों को पहली बार अलॉटमेंट किया गया था, बराबर है क्या। अब ये थोड़े से थे नालायक, पहली बार इनको 1 जुलाई को किया, इनने क्या कर दिया, ये जो अलॉटमेंट इनको 1 जुलाई को किया था, इनने 1 अगस्त 2016 को बेच दिया। इनने बेच दिया, शेयर बेच दिया इनने, 1 अगस्त को शेयर्स बेच दिया, बराबर है क्या। कुछ टाइम बाद 1 दिसंबर को 2016 को इनने वापस से कुछ शेयर्स लिए। इन सब को, ये 25 के 25 लोग थे ना, इनने वापस से कुछ शेयर्स को एक्वायर किया। इनने वापस से कुछ ना कुछ शेयर्स को क्या किया, एक्वायर किया, बराबर है क्या। और अब जो इनने अब लिया ना, ये जो शेयर्स लिए, ये वाले, जब दोबारा लिया तो दोबारा लेने के बाद ये आज तक इसको होल्ड कर रहे हैं, ये आज तक इसको होल्ड कर रहे हैं, ये आज तक इसको होल्ड कर रहे हैं, बराबर है क्या। अब पॉइंट ये आता है कि कंपनी जो है ना, कंपनी जो है, ये जो जगन्नाथ है, अब अपने आप को कन्वर्ट करना चाहती है एक प्राइवेट कंपनी में, कन्वर्ट करना चाहती है। क्या इसको नंबर ऑफ मेंबर रिड्यूस करने पड़ेंगे, क्या इसको नंबर ऑफ मेंबर रिड्यूस करने पड़ेंगे, क्यों, क्या तुमको पता है प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम कितने मेंबर हो सकते हैं, 200 हो सकते हैं। तो क्या ये फैक्ट्स को देखते हुए आप मुझे बताएंगे कि क्या कंपनी को नंबर ऑफ मेंबर रिड्यूस करने पड़ेंगे, बताइए। करने पड़ेंगे, करने पड़ेंगे, करने पड़ेंगे, करने पड़ेंगे, करने पड़ेंगे, करने पड़ेंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आयुष कह रहे नहीं करने पड़ेंगे, करने पड़ेंगे, बिकॉज एम्प्लॉय मेंबर काउंट नहीं हो सकते। 25 तो एक्स एम्प्लॉय है ना, ऋषभ कह रहे 25 तो एक्स एम्प्लॉय है भाई, क्यों करने पड़ेंगे। आइए अब हम थोड़ी सी लॉ की बात करेंगे, और उसके बाद वापस से केस स्टडी में आएंगे। थोड़ी सी लॉ की बात करते हैं, फिर उसके बाद और सबको आ जाएगा, क्योंकि कुछ लोग हैं मना करने वाले, कुछ लोग हैं हाँ बोल रहे हैं। तो मैं अभी तक आंसर बताया नहीं हूं आपको, आइए धीरे से समझ लेते हैं कि क्या होगा। तो प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन बेटा अपने को दी हुई है किस पे, सेक्शन 2 क्लॉज नंबर 68 पे, ये अपने को डेफिनेशन दी है प्राइवेट कंपनी की। ठीक है जी एवरीबॉडी, लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, ठीक है। अब ये जो डेफिनेशन है इस पे क्या बोला, मैं सीधा सीधा बात करता हूं, मैं ज्यादा भी प्रोविजन में नहीं जाऊंगा, मेरे को अभी मेन कंसेप्ट समझाना है। बोले मैक्सिमम इसमें 200 मेंबर होंगे, बराबर। बोले इन 200 में आप किनको नहीं गिनोगे वाली बात में मैं पहले आता हूं, ठीक है। किनको नहीं गिनोगे, तो बोले ऐसे लोग, ध्यान से सुनना, प्रोवाइडेड के अंदर ही आएगा, प्रोविजो के अंदर आएगा, इन 200 के अंदर तुम किनको नहीं गिनोगे। तो बोले ऐसे पर्सन्स, ठीक है, जो कि फॉर्मरली एम्प्लॉयमेंट में थे कंपनी के, फॉर्मरली एम्प्लॉयमेंट यानी कि पहले थे एम्प्लॉयमेंट में थे कंपनी के, ठीक है। हैविंग बीइंग फॉर्मरली इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी, और जब वो एम्प्लॉयमेंट में थे, जब वो एम्प्लॉयमेंट में थे तो प्लस लिख दो, वर मेंबर्स ऑफ द कंपनी, वर मेंबर्स ऑफ द कंपनी। यानी कि जब आप पहले एम्प्लॉयमेंट में थे तब आप मेंबर भी थे उस एम्प्लॉयमेंट में, वेर मेंबर्स ऑफ द कंपनी। सबसे इंपॉर्टेंट बात भाई साहब, सबसे इंपॉर्टेंट बात, while in that employment, अलग कलर से लिखा है मैंने इसको,
यानी कि जब आप फॉर्मरी एम्प्लॉयमेंट में थे तो साथ ही साथ में प्लस है बेटा, प्लस 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 प्लस, तब आप मेंबर भी थे। और मेंबरशिप आपने कब ली थी? जब आप एम्प्लॉयमेंट में थे, उस एम्प्लॉयमेंट के दौरान आपने मेंबरशिप ली थी। समझ में आई क्या बात? वाइल इन दैट एम्प्लॉयमेंट, नेक्स्ट कीवर्ड वेरी इंपॉर्टेंट, साथ ही साथ में कंटिन्यूड टू बी मेंबर आफ्टर दैट एम्प्लॉयमेंट, सीज्ड, यानी कि आपने एम्प्लॉयमेंट छोड़ने के बाद भी मेंबरशिप तो कंटिन्यू की है। आपने एम्प्लॉयमेंट छोड़ने के बाद भी मेंबरशिप तो कंटिन्यू की है। एम्प्लॉयमेंट सीज हो गया लेकिन मेंबरशिप कंटिन्यू है भैया। तो बोले ऐसे व्यक्ति को जो ये सारी कंडीशन को पूरी करता है, shall not be included in the number of members, इनको गिनती में नहीं गिना जाएगा। अगर ये कंडीशन पूरी करते हैं, इनको नंबर ऑफ मेंबर्स की गिनती में नहीं गिना जाएगा। यानी कि ये 200 की गिनती के अंदर इनको जीरो काउंट किया जाएगा, काउंट ही नहीं किया जाएगा, मतलब जीरो। बराबर है क्या एवरीबॉडी? अब इन्हीं प्रोविजन को अपन फिट करने की कोशिश करेंगे। मैं एक बार रिपीट करना चाहूंगा, 3 कंडीशन अपने पास। पहला, वो पहले हमारे एम्प्लॉयमेंट में थे और उस एम्प्लॉयमेंट के दौरान, वाइल इन दैट एम्प्लॉयमेंट, उस एम्प्लॉयमेंट के दौरान, उस जॉब के दौरान आप मेंबर भी थे। उस जॉब के दौरान, मैं बार बार बोल रहा हूं, आपने उस एम्प्लॉयमेंट के दौरान मेंबरशिप लेनी हो। बराबर है क्या? साथ ही साथ अब क्या हुआ, कब काउंट नहीं करेंगे? ऐसा नहीं कि आप वहां पे एम्प्लॉय थे, उसके दौरान आपने मेंबरशिप ले ली तो आपको काउंट ही नहीं करेंगे। आपने एम्प्लॉयमेंट आज छोड़ दिया है, आप थे एम्प्लॉय में पहले, लेकिन आपने मेंबरशिप कंटिन्यू रखी हुई, आपने मेंबरशिप छोड़ी नहीं है, आपने अपने शेयर किसी को बेचे नहीं, आप कंटिन्यू थे, मेंबरशिप आपकी चल रही थी। प्रीतम जी अच्छे से बैठेंगे? प्रीतम जी अच्छे से बैठिए। हाँ चलिए ठीक है। अब इस प्रोविजन को फिट कर ले हम लोग। आपको ये समझ में आ गया? किसी को डाउट है तो बता दो मेरे को। सबको समझ में आ गया? कैमरे सबके ऑन चाहिए मेरे को, क्योंकि तुम्हारा चेहरा देख के मैं समझ जाऊंगा कि तुमको समझ में आया कि नहीं। तुम्हारा कैमरा ऑन करना तुम्हारे लिए फायदेमंद है बेटा, पहले ही बता रहा हूं मैं। सबके कैमरे ऑन चाहिए मेरे को, ठीक है? ध्यान से मेरी बात को सुनना अभी, मेरी बात को ध्यान से सुनना अभी। अब मेरे को एक बात बताओ, जब मैंने बोला कि ये लोग हमारी कंपनी के यानी कि जगन्नाथ ऑयल के थे तो कब थे? 1 अप्रैल 2006 से लेके 28 जून तक ये थे। बराबर। कंपनी ने पहली बार इनको 1 जुलाई 2007 को अलॉट किया था। तो क्या 1 जुलाई 2007 को ये लोग एम्प्लॉय थे? अरे 1 जुलाई 2007 को ये एम्प्लॉय थे ना, 2016 तक थे भाई एम्प्लॉय। तो क्या इनने एम्प्लॉयमेंट के दौरान मेंबरशिप ली थी? हेलो एवरीबॉडी। तो 3 कंडीशन में पहली कंडीशन आप फॉर्मरली, 1 मिनट, पहली कंडीशन पूरी लिख दूं? फॉर्मरली एम्प्लॉयमेंट में थे, पहले थे। दूसरी कंडीशन, क्या दूसरी कंडीशन भी पूरी हो रही है कि उस एम्प्लॉयमेंट के दौरान आपने मेंबरशिप ली थी? हेलो, दूसरी कंडीशन पूरी हो गई। अब बोल रहा है कि एम्प्लॉयमेंट खत्म हो गया लेकिन आपने कंटिन्यू किया मेंबरशिप, क्या इनने कंटिन्यू की? क्या तीसरी कंडीशन पूरी हुई है? अरे भाई साहब, आपने बेच दिया, आपने 2016 को बेच दिया तो आपकी मेंबरशिप कंटिन्यू नहीं रही, मेंबरशिप आपकी कंटिन्यू नहीं रही। अगर आपकी मेंबरशिप कंटिन्यू रहती तो 200 में आपको 0 गिना जाता। अच्छा अब सुनना, उनने क्या किया, नालायकों ने कंटिन्यू नहीं किया, छोड़ा और फिर लिया। 1 दिसंबर 2016 को लिया, तो क्या आप इसको कंटिन्यू मानोगे कि क्या आप इसको फ्रेश अलॉटमेंट मानोगे?
मेरे हिसाब से तो ये फ्रेश अलॉटमेंट है और इसको कंटिन्यू का नाम नहीं। कंटिन्यू का मतलब क्या होता है? चेन टूटनी नहीं चाहिए, कंटिन्यू चले जा रहा है, चले जा रहा है, कंटिन्यू। क्या कंटिन्यू किया आपने? नहीं किया। तो अब मेरे को बताइए कि ये जो 25 मेंबर है इनको गिना जाएगा कि नहीं गिना जाएगा? गिना जाएगा कि नहीं गिना जाएगा? गिना जाएगा। और अगर गिना जाएगा तो असल में ये पूरे के पूरे 220 कहलाएंगे। हेलो, असल में ये पूरे के पूरे 220 कहलाएंगे। तो अब मेरे को आंसर करिए कि क्या इस पब्लिक कंपनी को प्राइवेट में कन्वर्ट होने के लिए नंबर ऑफ मेंबर रिड्यूस करने पड़ेंगे? करने पड़ेंगे। कितने रिड्यूस करने? कितने रिड्यूस करने? कितने रिड्यूस करने? 20। अब इसमें मेरा एक क्वेश्चन और है तुमसे। मान लीजिए आपने बोल दिया सर 20 मेंबर इनको रिड्यूस करने पड़ेंगे तो 200 में आके थम जाएंगे, बराबर है क्या? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अपन इनको कर लेंगे, ठीक है। मेरा आपसे प्रश्न ये है, आपने अभी तो बोल दिया 20 मेंबर को रिड्यूस करना है, क्या अगर मैं थोड़े से फैक्ट बदलूं क्वेश्चन के तो तुम्हारा आंसर भी बदलेगा क्या? अगर फैक्ट बदलूं तो। अब फैक्ट क्या बदलूंगा सुनना। मान लीजिए जो 25 इंप्लॉय मैं आपको बता रहा हूं जगन्नाथ ऑयल लिमिटेड के, जो 25 है, ये लोग, जहां मैंने आपको बताया कि ये लोग 1 अप्रैल 2006 से लेकर 28 जून 2016 तक रहे एम्प्लॉयमेंट में। अगर मैं आपको कहता हूं कि ये लोग 1 अप्रैल 2006 से लेके 28 जून 2016 तक नहीं, 2017 तक एम्प्लॉय थे, 2016 तक नहीं 2017 तक एम्प्लॉय थे, तो क्या आपका आंसर डिफरेंट होगा क्या? क्या आपका आंसर डिफरेंट होगा क्या? ये 2016 तक नहीं थे, 17 तक थे। दिशा मना कर रही नहीं होगा सर, दिशा मना कर रही नहीं होगा सर। दिशा जी क्यों मना कर रहे हैं आप? मैं समझ नहीं पा रहा हूं। सोहेल जी भी मना कर रहे हैं, सोहेल जी भी मना कर रहे हैं भाई कि नहीं सर मेरा आंसर डिफरेंट नहीं होगा कह रहे हैं। किसका किसका आंसर डिफरेंट होगा? हाथ उठाइए कैमरे में, बस टाइप मत कीजिए। किसका किसका आंसर डिफरेंट होगा? डिफरेंट होगा मतलब आप बोलोगे कि रिड्यूस करने की जरूरत नहीं है, यही बोलोगे ना? जो जो हाथ उठा रहे वो यही कह रहे हैं ना कि रिड्यूस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यस एवरीबॉडी, मैं जितने भी लोग हाथ उठाए मैं भी उनके साथ ही हूं कि रिड्यूस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? आइए देखते हैं। अरे भाई मैं कह रहा हूं वो 2017 तक एम्प्लॉय थे, 17 तक एम्प्लॉय थे, बराबर है क्या? ठीक है, 17 तक एम्प्लॉय थे, 17 तक एम्प्लॉय थे। तो भाई साहब आपको पता होगा प्रेजेंट वालों को भी नहीं गिनते, पुराने वालों को भी नहीं। प्रेजेंट को तो गिनना ही नहीं है, प्रेजेंट वाले को तो गिनना ही नहीं है। जो पहले एम्प्लॉय और मेंबरशिप रख रहे गिनना ही नहीं है। जो पहले थे उनमें दो चीज देखना, जब मेंबरशिप ली थी तब क्या वो एम्प्लॉयमेंट के दौरान ली थी? हाँ। फिर उसको कंटिन्यू भी किया? हाँ। तो अब अगर आप देखोगे पहले बात तो क्या वो क्या कंपनी के एम्प्लॉयमेंट में थे? हाँ भाई 2017 तक वो एम्प्लॉयमेंट में थे। दूसरी बात, ये जो उनको अलॉटमेंट हुआ था क्या वो मेंबरशिप जब लिए थे क्या एम्प्लॉयमेंट के दौरान लिए थे? हाँ। अब तीसरी बात ये है, भले ही उनने 1 अगस्त 2016 को उसको सोल्ड आउट किया। हेलो एवरीबॉडी ध्यान से सुनना मेरी बात को। 1 अगस्त 2016 को सोल्ड आउट किया था कि नहीं किया था? लेकिन तब तक भी वो एम्प्लॉयमेंट में थे ना, क्योंकि 17 तक थे ना एम्प्लॉयमेंट में, बराबर। अब उसके बाद उनने कब लिया शेयर वापस? कब लिया? 1 दिसंबर 2016 को। क्या तब भी, अब मेरे को बताना, क्या 2016 को भी वो एम्प्लॉयमेंट में थे? अरे थे क्या? अरे थे, बराबर है क्या? ठीक है, वो तब भी एम्प्लॉयमेंट में थे। साथ साथ में उनने मेंबरशिप भी ली, एम्प्लॉयमेंट के दौरान ली। एवरीबॉडी, अरे ली, साथ में वो होल्ड भी कर रहे हैं अभी, तो मैं कह सकता हूं कंटिन्यू भी कर रहे हैं। तो तीनों कवर हो गया, तीनों कवर हो गया भाई। तो अब उनको गिना जाएगा? अब उनको गिना जाएगा कि नहीं गिना जाएगा? अरे अब गिना जाएगा? अब नहीं गिना जाएगा।
यानी कि अब वो बिना रिड्यूस किए भी चल सकते, क्योंकि अभी उनका एक्चुअल काउंट कितना है, अभी अब ये वाली सिचुएशन में उनका एक्चुअल काउंट कितना है, एक्चुअल काउंट कितना है 195 सर, क्योंकि 25 तो एम्प्लॉई है। समझ में आ गई आपको बातें, सबको सबको क्लियर है? ठीक है, बहुत बढ़िया, शानदार। एक काम करिए, इसी को लिखिए, इसी को लिखिए सबसे पहले, रिवाइज भी हो जाएगा। इसी को लिखिए सबसे पहले। चलिए लिखने का कारवां शुरू किया जाए। इसी को सबसे पहले लिखिएगा। आज मैंने बोला भी था क्लास इंपॉर्टेंट है, फिर भी लिमिटेड लोग ज्वाइन किए, कोई बात नहीं। चलिए, सो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, थोड़ा सा स्पीड मेंटेन करके लिखना। अपने को टोटल कितने आंसर लिखने? 6 आंसर लिखने, ठीक है? थोड़ा सा स्पीड मेंटेन करके लिखेंगे। चलिए लिखिएगा। अब जो मैं लिखवाता हूं ना, सेक्शन लिखवा देता हूं डायरेक्ट, कि प्राइवेट कंपनी लिख लो, ब्रैकेट में हेडिंग डाल लो। आप इसको एज पर सेक्शन फलाना, अकॉर्डिंग टू सेक्शन फलाना भी लिख सकते हो, तो लिखिएगा अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज 68 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज 68, तो आप क्लॉज पूरा मत लिखिएगा, 2 ब्रैकेट में 68 लिख दो, तो ये क्लॉज का ही काम करता है, ठीक है? तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 ब्रैकेट में 68 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट में कंपनी का सी कैपिटल, एक्ट का ए कैपिटल, कॉमा करके 2013 लगाना है, ठीक है? फिर कॉमा करके लिखेंगे प्राइवेट कंपनी, और प्राइवेट कंपनी में डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे, खट खट, ठीक है, दोनों तरफ। मीन्स अ कंपनी having a minimum paid up share capital, having a minimum paid up share capital as may be prescribed, as may be prescribed, as may be prescribed, कॉमा करके लिखिएगा, and which by its articles, and which by its आर्टिकल्स, आर्टिकल्स के बाद कॉमा करके हाइफन लगा दीजिएगा, और पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 लिखिएगा। और आपको पता है जब आप पॉइंट लिखते हो तो आपको इंडेंशन मेंटेन करना है, थोड़ा सा अंदर आ जाएगा आपका पॉइंट, ठीक है? पॉइंट नंबर 1, रोमन नंबर 1 लिखिएगा, रिस्ट्रिक्ट्स द राइट टू ट्रांसफर इट शेयर्स, रिस्ट्रिक्ट्स, एस लगेगा, रिस्ट्रिक्ट्स द राइट टू ट्रांसफर इट शेयर्स, ठीक है? सेमी कॉलन लगा के दूसरा पॉइंट लिखेगा, एक्सेप्ट इन केस ऑफ 1 पर्सन कंपनी, एक्सेप्ट इन केस ऑफ 1 पर्सन कंपनी, कॉमा, लिमिट्स द नंबर ऑफ इट्स मेंबर्स, लिमिट्स द नंबर ऑफ इट्स मेंबर्स except in case of 1 person company, comma, limits the number of its members to 200, to 200, TO वाला 2, फिर TWO वाला 2, to 200। अब वहां पे कॉलन लगा के, कॉलन लगाने के बाद एक लाइन छोड़ के लिखिएगा, provided that where 2 or more person, provided that where 2 or more persons, provided that where 2 or more persons hold 1 or more shares, where 2 or more persons hold 1 or more shares in a company jointly, in a company jointly, comma, they shall, comma, for the purpose of this clause, for the purpose of this clause, this clause यानी कि 68 वाला, be treated as a single member, be treated as a single member, ठीक है? कॉलन लगा दीजिएगा, कॉलन लगा दीजिएगा। अब ये वाला जो प्रोविजो है ना, प्रोवाइडेड दैट,
इस प्रोविजो का कोई काम नहीं है ये वाले क्वेश्चन में, लेकिन आपको मैं जस्ट इसलिए लिखवा रहा हूं कि एक क्वेश्चन और ऐसे ही आता है जॉइंट वाला, तो मैं दोबारा नहीं लिखवाऊंगा, एक ही बार लिखवा दिया हूं। अब आप इसमें बोलेंगे सर कीवर्ड क्या है, तो कीवर्ड नहीं है, पूरा डेफिनेशन है। डेफिनेशन में हर चीज इंपॉर्टेंट है, आपको याद तो करना पड़ेगा डेफिनेशन, ठीक है। अब प्रोवाइडेड दैट जहां पे वर्ड आता है ना प्रोविजो, तो वो क्या बोलता है पता है, एक्ट। देख ऊपर तो मैं बता दिया हूं सेक्शन 268 में कि जो मैक्सिमम रहेगा 200 रहेगा, लेकिन सुनते हुए जा, एडिशनल इंफॉर्मेशन बता रहा हूं कि कल को मान लो 10 लोग मिलके एक शेयर लेते हैं तो तुम उनको 10 मत गिनना, काउंटिंग के पर्पस से, काउंटिंग के पर्पस से उनको एक गिना जाएगा। अब एक लाइन छोड़ के लिखो प्रोवाइडेड फर्दर दैट। प्रोवाइडेड फर्दर दैट मतलब और सुन के जा, एक बात तो सुन लिया, और सुनते हुए जा, और एडिशनल इंफॉर्मेशन सुनते हुए जा। प्रोवाइडेड फर्दर दैट, हाइफन लगा देना और पॉइंट ए और पॉइंट बी लिखना। पॉइंट ए लिखिए, पर्सन्स हु आर इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी, पर्सन्स हु आर इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी, सेमीकोलन लगा के लिखिए एंड। अब क्या होता है पता है, मॉड्यूल में इसको पास्ट एम्प्लॉय और प्रेजेंट एम्प्लॉय लिखा हुआ है इजी लैंग्वेज में। बच्चा यहां पे जाता है एग्जाम में लिखता है प्रोवाइडेड फर्दर दैट प्रेजेंट एम्प्लॉय शैल नॉट बी काउंटेड। नहीं, ऐसा नहीं लिखना है, यही लिखना है पर्सन हु आर इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी, सेमीकोलन एंड पॉइंट नंबर बी, पर्सन्स हु कॉमा having been formerly in the employment of the company, formerly in the employment of the company, ठीक है। अब इसमें कीवर्ड क्या क्या मार्क करना है समझना, ये 2 पॉइंट में कीवर्ड है। आर इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी, मतलब ये प्रेजेंट एम्प्लॉय है। आर इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी यानी कि ये प्रेजेंट एम्प्लॉय है। ये पूरा लिखने के बाद तुम ब्रैकेट में प्रेजेंट एम्प्लॉय लिख दो, ये बहुत ज्यादा इंप्रेस करने वाली चीज हो जाएगी, लेकिन सीधा प्रेजेंट एम्प्लॉय लिखना बहुत गलत बात है, ठीक है। आर इन द एम्प्लॉयमेंट। बी वाले पॉइंट में हैविंग बीन फॉर्मरली इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी, दूसरा कीवर्ड। और ये लिख के, ठीक है, ये लिख के आप पास्ट एम्प्लॉय कर लो तो भी चलता है ब्रैकेट में, लेकिन सीधा पास्ट एम्प्लॉय लिखने का नहीं, ठीक है। कॉमा करके लिखिएगा were members of the company while in that employment, दूसरा कीवर्ड were members of the company while in that employment, उस एम्प्लॉयमेंट के दौरान वो मेंबर थे, and have continued to be member after that employment ceased, तीसरा कीवर्ड continued to be members, एस लगेगा, एस मेंबर्स, हर जगह मेंबर्स में एस है, पर्संस में एस है। मेंबर्स आफ्टर दैट एम्प्लॉयमेंट सीज्ड, यानी कि एम्प्लॉयमेंट छूटने के बाद भी उनने अपनी मेंबरशिप कंटिन्यू की। कॉमा शैल नॉट बी इंक्लूडेड इन द नंबर ऑफ मेंबर्स, शैल नॉट बी इंक्लूडेड इन द नंबर ऑफ मेंबर्स। ठीक है। अब आपको मैंने 2 क्वेश्चन पूछे, एक पहला कि क्या रिड्यूस करना पड़ेगा, तो पहले हमें आपने बोला हां, दूसरे में आपने बोला ना। एक लाइन छोड़ के पहला लिख लीजिए, पहला पॉइंट, मतलब अब मैं आपको कंक्लूजन लिखवा रहा हूं, ठीक है। लिखिएगा, इन द लाइट ऑफ द अबव प्रोविजंस, in the light of the above provisions, comma 25 members were employees of the company, 25 members were employees of the company, but not during present membership, but not during present membership। क्या लाइन है ये, मजा दे, सुनना ध्यान से।
25 members were employees of the company but not during present membership, which was started from 1st December 2016. Which was started from 1st December 2016. That is after the date, on which this 25 members were seized to the employee. That is after the date on which this 25 members were seized to be the employee in Jagannath Oils Limited. In Jagannath Oils Limited. In Jagannath Oils Limited. अब सुनना मेरी बात, मैंने तुमको फैक्ट क्या बताया था मेरे बच्चे, ध्यान से सुनना, एक ही सेकंड। उनकी मैंने तुमको मेंबरशिप कब बताई थी? 2016 तक। तो मैंने क्या बताया कि 2016 तक वो थे, जून तक थे, 28 जून 2016 तक वो क्या थे? मेंबर थे। अब उनने क्या किया, जब पहली बार उनको 2007 में अलॉटमेंट किया था वो तो उसने बेच दिया अगस्त पे ही, और उसके बाद 1 दिसंबर को उनने नए शेयर लिए। तो ये जब तुमने शेयर लिया था, ये जो तुम्हारी प्रेजेंट मेंबरशिप है, यहां पे जब तुमने लिया था, तो क्या तुम एम्प्लॉय थे तब उस कंपनी के? क्या तुम एम्प्लॉय थे उस कंपनी के? अब लाइन पढ़ो क्या लिखा है कि 25 मेंबर वर एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी बट नॉट ड्यूरिंग प्रेजेंट मेंबरशिप, यानी कि मैंने इनको प्रेजेंट मेंबरशिप बोला है। 1 दिसंबर 2016 को जो है ना, इनको मैंने प्रेजेंट मेंबरशिप बोला है। तो क्या प्रेजेंट में जो तुमने मेंबरशिप ली है, ये एम्प्लॉयमेंट के दौरान ली है कि जब तक तुम एम्प्लॉयड छोड़ दिए थे? तो लाइन पढ़ो क्या लिखा है, लाइन पढ़ो क्या लिखा है। ये 25 मेंबर एम्प्लॉय तो थे कंपनी के, लेकिन 25 मेंबर एम्प्लॉय तो थे कंपनी के, बट नॉट ड्यूरिंग प्रेजेंट मेंबरशिप, जो कि स्टार्ट हुई कब से? 1 दिसंबर 2016 से। आफ्टर द डेट ऑन विच दिस मेंबर्स वर सीज टू एम्प्लॉय, यानी कि इनने छोड़ दिया था, उसके बाद इनने फ्रेश लिया है। ठीक है, आगे कंटिन्यू करके लिखिएगा। समझ में आया ना? लाइन समझ में आया? अभी लिखिएगा हेंस कॉमा they will be considered as members, hence they will be considered as members for the purpose of the limit of 200 members, for the purpose of the limit of 200 members, full stop. The company is required to reduce the number of members before converting it into a private company. The company is required to reduce the number of members before converting it into private company. एक लाइन छोड़ के सेकंड वाले का आंसर करिएगा, क्योंकि जिसमें मैंने फैक्ट बदल दिया था ना, फैक्ट बदल के क्या बताया था कि मान लो वो लोग 2017 तक मेंबर थे, तब क्या होगा? मान लो 2017 तक मेंबर थे, तो 2017 में अगर देखोगे तो तब भी वो लोग एम्प्लॉय तो थे ही थे, यानी कि 2017 तक वो एम्प्लॉय थे, और उनने 2016 में एम्प्लॉयमेंट के दौरान जब मेंबरशिप ली तब काउंट करेंगे क्या? उसके लिए लिखिए ऑन द अदर हैंड कॉमा, if those 25 members were ceased to be employed, if those 25 members were ceased to be employed
on 28th June 2017, on 28th June 2017, comma, they were employee at the time of getting present membership. They were employee at the time of getting present membership. यानी कि आंसर में आप क्या बता रहे हो आप एग्जामिनर को कि अगर ये 25 मेंबर ने अपना एम्प्लॉयमेंट 28 जून 2017 को छोड़ा था, तो आज जो मेंबरशिप वो रखें जो उनने ली थी 1 दिसंबर 2016 प्रेजेंट मेंबरशिप, तो ये एम्प्लॉयमेंट में ली थी, तो दे वेर एम्प्लॉय एट द टाइम ऑफ गेटिंग प्रेजेंट मेंबरशिप। आंसर समझ में आ रहा है? ठीक है, आगे लिखेंगे फुल स्टॉप करके, हेंस कॉमा they will not be counted, hence comma, they will not be counted as members for the purpose, they will not be counted as members for the purpose of the limit of 200 members, for the purpose of the limit of 200 members, and the total number of members, and the total number of members for the purpose of this, and the total number of members for the purpose of this clause, for the purpose of this clause will be 195, will be 195. Full stop, therefore, comma, full stop के बाद therefore, comma, जगन्नाथ ऑयल्स लिमिटेड is not required to reduce the number of members, is not required to reduce the number of members before converting it into a private company, before converting it into a private company. ठीक है लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, ये आप लिखोगे और ये क्वेश्चन आएगा तो डेफिनेटली 3 मार्क्स का नहीं आएगा, ये कम से कम 4 मार्क्स का आएगा, कम से कम। ठीक है, इसमें अगर आप चाहो तो आपने ये जो प्रोविजन लिखा है ना कि 2% जॉइंटली होल्ड करेंगे तो उसको 1 गिनेंगे, आप चाहो तो उसको स्किप कर सकते हो। मैंने जानबूझ के लिखवाया इसको, क्योंकि जब मेरे को दोबारा प्राइवेट कंपनी का क्वेश्चन करवाना पड़े तो मैं बोल दूं कि आपको कॉपी पेस्ट करना और आपके दिमाग में भी रहे। तो आप इस प्रकार के क्वेश्चन में जब काउंटिंग की बात है और काउंटिंग की बात इंप्लॉइज से रिलेटेड है, तो आप वो जॉइंट होल्डर वाले को स्किप कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, चलिए अब मैं ये चाहता हूं टाइम के कॉन्स्ट्रेंट को देखते हुए, मैं ये चाहता हूं कि आप ना ये वाले जो आंसर्स हैं, कौन से वाले, ये तो मैंने आपको 6 लिखवा है, आप एक बार ना ये छोटे छोटे आंसर है, 3-3 मार्क्स के आंसर है, 1 से लेके 5 तक आंसर आप खुद लिखें और इसके आंसर मैं लिखवाऊंगा कल आपको, तो आपको डिफरेंस समझ में आएगा। और अभी जो मैंने आपको आंसर लिखवाया है, इसमें जो दोनों आंसर में एक बहुत प्यारा कीवर्ड है प्रेजेंट मेंबरशिप। प्रेजेंट मेंबरशिप आना चाहिए अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आए कि प्रेजेंट मेंबरशिप के दौरान उनने लिया कि नहीं लिया, बराबर है क्या? ठीक है, अब इसके बाद मैं आपके डाउट्स वेलकम करना चाहूंगा, थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं अपन लोग। बताइए, किसी को कोई रेज हैंड वेंड करना है तो बताइए, एवरीबॉडी। हाँ जी, हाँ जी, अनम्यूट कर लीजिए। मतलब मेरे को एक कंफ्यूजन है, जैसे एक्स एम्प्लॉय होते हैं सर, तो उनको भी काउंट नहीं किया जाता ना? मैं समझा नहीं दिनकर जी, क्या बोल रहे हैं आप? सर लाइक इस टाइम मतलब वो लोग एम्प्लॉय थे और उसके बाद फिर से फ्रेश शेयर जब वो लोग ले रहे हैं। आवाज क्लियर नहीं आ रही है, 1 मिनट, आराम से आवाज क्लियर नहीं आ रही है।
अब आ रही सर? हाँ अभी हेलो? बोलिए। हाँ हाँ, वो मैं बोल रहा था, जब सर वो लोग फ्रेश शेयर लिए कंपनी से, तो उस टाइम तो वो लोग एक्स मेंबर थे ना कंपनी के। हाँ हाँ थे, लेकिन बाद में बेच दिया ना। हाँ हाँ ये देखो मैं बताता हूँ आपको। एक तो पहला क्या हुआ, इनको पहली बार 2007 में दिया था, बराबर। तो 2007 में जो दिया था उनने 2016 में बेच दिया। तो बेच दिया तो कंटिन्यू नहीं किया ना। बेचने के बाद 1 दिसंबर को फिर खरीदा। तो ये जो तू खरीदा तो एम्प्लॉयमेंट में थोड़ी खरीदा, ये तो बेचने के बाद खरीदा, तो कंटिन्यू में थोड़ी गिनेंगे इसको, बराबर। सर वही, अगर सर ये कंटिन्यू में खरीदते और फिर भी ये रिटायर्ड रहते तो इनको रिड्यूस करना पड़ता ना नंबर। क्या मतलब, वापस से पूछना। मतलब सर जैसे ये लोग कंटिन्यू करते वो उसी शेयर को और कंपनी से रिटायर कर जाते। हाँ तो कंटिन्यू करते उसी मेंबरशिप को, रिटायर कर जाते तो भी कंटिन्यू किया ना, तो भी नहीं गिनते इनको। फिर भी नहीं काउंट करते। तो 3 कंडीशन पूरी की है ना भाई। ये देखो, आप पहले थे कंपनी के एम्प्लॉयमेंट में, फॉर्मली एम्प्लॉयमेंट, यस। क्या तब आपने मेंबरशिप ली थी उस दौरान? हाँ। अब आपने कंटिन्यू किया लेकिन आपका एम्प्लॉयमेंट छूट गया। देखो एम्प्लॉयमेंट छूट गया लेकिन वो मेंबरशिप जो आपने एम्प्लॉयमेंट के दौरान ली थी वो कंटिन्यू है, तो भी नहीं गिनेंगे, बराबर है। ठीक है, चल भाई म्यूट कर ले, बच्चे परेशान हो रहे हैं। डॉग को म्यूट करने कह रहे हो, चलिए।